हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रेवरेंड इंसैनिटी का अगला एपिसोड। कहानी वही है लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की चैप्टर नंबर 51 से 60 तक। आज फैंग युआन क्लास में नहीं आया। देखो दोस्तों, उसकी सीट खाली पड़ी है। अरे ये तो बड़ा दिलेर है। आज तो लेसन एकेडमी एल्डर खुद पढ़ा रहे हैं और ये हिम्मत करके भी नहीं आया। ये तो बहुत बुरा हुआ। एल्डर का चेहरा देखो कितना बिगड़ा हुआ है। लगता है फैंग युआन की खैर नहीं है। एकेडमी के अंदर लड़के लड़कियां धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कुछ की नज़र फैंग युआन की खाली सीट पर थी और साथ ही एकेडमी एल्डर के काले होते चेहरे पर। जब से फैंग युआन ने सबको दबा के रखना शुरू किया था तब से वो क्लास में सबके खिलाफ खड़ा हो गया था। अब जब वो मुश्किल में दिख रहा था तो सारे स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि अच्छा तमाशा देखने मिलेगा। एकेडमी एल्डर का चेहरा सख्त था लेकिन फिर भी एपर्चर को नर्चर करने का अहम हिस्सा समझाते हुए वो चोरी चोरी फैंग युआन की खाली सीट पर नजर गड़ाए हुए था। उसके दिल में ठंडी हंसी गूंज रही थी। फैंग युआन, ओ फैंग युआन, मैं तो कल तक यही सोच रहा था कि तेरी कोई कमजोर कड़ी पकड़ में आए और तूने खुद ही आज मुझे मौका दे दिया। आखिरकार तू सिर्फ 15 साल का टीनेजर है, मैंने तुझे ज्यादा आंक लिया था। उसका गुस्से वाला चेहरा ज्यादातर बनावटी था। उसका असली मकसद इस मौके का फायदा उठाना था ताकि फैंग युआन को सबके सामने सजा दे सके और क्लास में उसका बढ़ता दबदबा तोड़ सके। इसमें कोई शक नहीं कि समय के साथ फैंग युआन की दबंगई इतनी बढ़ गई थी कि बाकी स्टूडेंट्स का दम घुट रहा था। एकेडमी एल्डर एक तरफा दबदबा नहीं देखना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि पूरी क्लास बराबरी से चमके। मर्द। एल्डर ने मेज पर हल्की चोट मारी और उंगली उठाई। एल्डर, आपके आदेश पर। दरवाजे पर खड़े 2 गार्ड तुरंत अंदर आ गए। एकेडमी एल्डर ने ठंडी सांस खींचकर सबके सामने कहा, यह फैंग युआन अब हद से गुजर रहा है, क्लास छोड़कर मस्ती कर रहा है। जाओ हॉस्टल में जाकर इसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। जी एल्डर। गार्ड बाहर निकल गए। जैसे ही वो बाहर गए एकेडमी में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। फैंग युआन की तो अब खैर नहीं, किसी ने चमकती आंखों से कहा, हा आज बढ़िया तमाशा देखने को मिलेगा। दूसरे ने उसकी बर्बादी पर खुशी जताई। बड़े भाई, तुम बहुत घमंडी हो गए हो। ये एल्डर की अथॉरिटी को चुनौती देना है। चाहे जो भी सजा मिले तुम खुद ही इसके जिम्मेदार हो। गुइशप निंजेंग ने खाली सीट देखते हुए अंदर ही अंदर आह भरी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। एकेडमी एल्डर ने कड़क चेहरे के साथ मेज पर 3 बार हाथ पटका। चुप रहो, क्लास में कोई बकबक नहीं। उसका ऑरा इस वक्त ज्वालामुखी जैसा लग रहा था जो कभी भी फट सकता था। बाकी सब डर के मारे सहम गए। पूरी एकेडमी अचानक सन्नाटे में डूब गई। सब अपनी जगह पर सीधे बैठ गए, पर उनके मन में सबकी सोच फैंग युआन पर ही अटकी हुई थी। क्लास तो चलती रही लेकिन किसी का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। कुछ खिड़की के पास बैठे लड़के बार बार बाहर झांक रहे थे। समय बीता और फिर अचानक दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। तुरंत सबके कान खड़े हो गए, आंखों में चमक दौड़ गई। आ गया। एकेडमी एल्डर ने भी ये कदमों की आवाज़ सुनी और आंखें सिकोड़ लीं। वो पहले ही सोच चुका था कि फैंग युआन को कैसे सबक सिखाए। उसे 3 घंटे तक बाहर खड़ा रखेगा। भले ही सजा बड़ी न हो लेकिन काफ़ी थी उसे अपमानित करने के लिए, क्योंकि क्लास में जो भी अंदर बाहर आएगा उसे बाहर खड़ा फैंग युआन दिखेगा। इस तरह उसकी अजेय छवि टूट जाएगी और बाकी स्टूडेंट्स को हिम्मत मिलेगी। साथ ही चूंकि ये सजा एकेडमी की तरफ से होगी, इससे एकेडमी की इज्जत और भी बढ़ेगी। सादा तरीका था लेकिन मकसद गहरा। कदमों की आवाज़ पास आई और फिर दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हो गया। टुक टुक टुक। दरवाजे पर दस्तक हुई। हे मैं खोलता हूँ। दरवाजे के पास बैठा एक स्टूडेंट फौरन खुशी खुशी उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। पूरी एकेडमी खामोश हो गई। सबकी आंखें दरवाजे पर टिक गईं। चर्र। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। धूप की एक किरण दरवाजे के खालीपन से अंदर आई। दरवाज़ा खोलने वाला लड़का अचानक जम गया, फिर कांप उठा। वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक चीख पड़ा। उसका शरीर मेज से टकरा गया और संतुलन बिगड़ते ही वो मेज समेत जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, आंखों में खौफ, हाथ पांव कांप रहे थे। बार बार उठने की कोशिश करता लेकिन फिर गिर जाता। क्या हुआ? सब चौंक उठे, हैरानी से दरवाजे की ओर देखने लगे। दरवाज़ा धीरे धीरे बाहर से पूरी तरह खुल गया। एकेडमी एल्डर भी अनायास ही बोलना बंद कर खड़ा रह गया। सबसे पहले जो दिखा वो था दरवाजे पर रखा एक हाथ, एक टीनेजर का बायां हाथ। एक हाथ जिसमें से खून टपक रहा था, एक खून से सना हाथ। इसे देखते ही कई लड़कियों ने डर से मुंह पर हाथ रखकर चीख मारी। दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। तेज धूप सबकी आंखें चुंधिया रही थी, लेकिन उसी धूप की पृष्ठभूमि में एक दुबली परछाई खड़ी थी। एकेडमी एल्डर का दिल अचानक बुरी तरह कांप उठा। उसे भीतर से एक गहरा डर महसूस हुआ। यह फैंग युआन है, किसी ने जोर से चिल्ला दिया। अब सबको साफ दिखा कि दरवाजे पर कौन खड़ा था। वो था फैंग युआन, पूरा का पूरा खून से नहाया हुआ, जैसे किसी भीषण लड़ाई से गुजर कर आया हो।
उसका बायां हाथ धीरे धीरे पीछे हट गया, दाहिने हाथ में किसी के बाल पकड़कर उसे घसीट रहा था। वो आदमी लहूलुहान पड़ा था, उसका बायां हाथ कंधे से पूरी तरह अलग हो चुका था। वो बेहोश पड़ा था और उसके कंधे से खून झरने की तरह बह रहा था। ये तो वही गार्ड है जिसे फैंग युआन को लाने भेजा गया था। किसी ने पहचान लिया। ये हुआ क्या है? सब हैरानी से पागल हो रहे थे। उसने फिर से खून किया, इस बार तो गार्ड को ही मार डाला। कोई डर के मारे चिल्लाया। उसकी आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी, जैसे अपने डर को निकालना चाहता हो। अकेडमी में एकदम हड़कंप मच गया। कई स्टूडेंट्स खड़े हो गए। सबकी नज़रें फैंग युआन पर टिकी थीं, जिनमें डर, हैरानी और घबराहट थी। उनकी कल्पना में तो फैंग युआन को गार्ड पकड़कर घसीटते हुए लाते, लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। फैंग युआन खून में नहाया हुआ बिल्कुल ठंडे चेहरे से खड़ा था, जैसे कोई डेविल सामने आ गया हो। दोनों गार्ड, एक गायब और दूसरा खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। पूरी अकेडमी खून की गंध से भर गई। अकेडमी एल्डर भी हैरान रह गया। उसने तो कभी ऐसा न सोचा था। हैरानी के बाद उसके भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। गार्ड बस बाहर के योद्धा थे, उनकी मौत से एल्डर को फर्क नहीं था, लेकिन उनका दर्जा बहुत अहम था। वो अकेडमी की इज्जत और एल्डर की शान थे। ये फैंग युआन हद पार कर गया था। गाओ वान को मारने के बाद अब उसने गार्ड तक को नहीं छोड़ा। ये तो सीधी चुनौती थी अकेडमी की अथॉरिटी को। अकेडमी एल्डर गुस्से से कांप उठा। उसने उंगली फैंग युआन की ओर तानकर चिल्लाया, फैंग युआन, ये क्या किया तुमने? तुम्हें मुझे एक ठोस एक्सप्लेनेशन देना होगा, वरना गार्ड के कत्ल के जुर्म में तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा और क्लैन का फैसला इंतजार करेगा। सारे स्टूडेंट सहम गए, यहां तक कि खिड़कियां भी कांप उठीं। एल्डर की दहाड़ से पूरी अकेडमी गूंज उठी। लेकिन फैंग युआन हमेशा की तरह ठंडा, उसकी आंखें अंधेरे धुंधलके जैसी, कोई भी भाव उसके चेहरे पर झलकता नहीं। उसने चारों ओर देखा और फिर अपना दाहिना हाथ छोड़ दिया। धड़ाम से गार्ड का सिर खून के गड्ढे में गिरा। छींटे फैंग युआन की पैंट पर लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर एल्डर को झुककर कहा, अकेडमी एल्डर, सच में मेरे पास कुछ रिपोर्ट करने के लिए है। एल्डर ने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधकर ठंडे चेहरे से उसकी ओर देखा। दिल ही दिल में वो ठंडी हंसी हंस रहा था। फैंग युआन, तू गलती पर गलती किए जा रहा है। देखता हूं अब तू किस तरह अपने आप को बचाएगा। अकेडमी के अंदर सबकी नज़र फैंग युआन पर टिकी हुई थी। उनके चेहरों पर हैरानी, डर, मजाक और बेरुखी सब झलक रहा था। मगर फैंग युआन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसने अकेडमी एल्डर की तरफ सख्त नज़र से देखा और उंगली उस बेहोश पड़े गार्ड की तरफ उठा दी। रिपोर्टिंग टू एल्डर, ये दोनों गार्ड्स के इरादे साफ नहीं थे, बहुत ही चालाक और ख़राब सोच वाले थे। जब मैं मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के क्रूशल मोमेंट पर था, ये मेरे कमरे में घुस आए। सबको पता है कि एक गू मास्टर जब कल्टिवेटिंग करता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, खासकर उस वक्त जब कोई हायर रेल्म्स में जाने की कोशिश कर रहा हो। अगर ध्यान जरा भी बढ़ जाए तो ब्रेक थ्रू फेल हो सकता है और एपर्चर भी डैमेज हो जाएगा। शुक्र है मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि जब ये अंदर घुसे उसी मोमेंट पर मैं पहले ही मिडिल स्टेज में स्टेप कर चुका था। लेकिन भीड़ अभी समझ ही रही थी कि फैंग युआन ने फिर बोलना शुरू किया। इन दोनों ने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा शीखी बघारी कि वो मुझ पर जबरदस्ती करेंगे। यहाँ तक कि हमारे क्लैन के एंसेस्टर्स को भी गाली दी और झूठ बोलकर ये तक कह दिया कि मेरी कल्टिवेशन डिस्टर्ब करना तो एस्टीम्ड एल्डर का ही फैसला था। मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ और मैंने जोरदार विरोध किया। इन दोनों की मार्शल आर्ट्स काफ़ी मजबूत थी। मुझे अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना पड़ा और आखिरकार इन्हें हरा पाया। लेकिन चूंकि ये अकेडमी के गार्ड्स थे, इसलिए मैंने इन्हें तुरंत नहीं मारा। मैंने बस एक का हाथ काटा और दूसरे की टांग। भले ही इन्हें काफ़ी खून बह गया हो, मगर ये अभी जिंदा हैं। बस इतना ही मेरा रिपोर्ट है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए एस्टीम्ड एल्डर। इतना कहकर उसने हाथ जोड़कर एल्डर को प्रणाम किया। उसकी आवाज़ तेज थी। उसने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया, किसी और को बीच में बोलने का मौका ही नहीं दिया। जब उसकी बात खत्म हुई तो धीरे धीरे आसपास के लोग प्रतिक्रिया देने लगे। अभी फैंग युआन ने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया। मुझे तो लगा उसने कहा कि वो मिडिल स्टेज तक पहुंच गया है। कैसे हो सकता है ये? वो तो बस सी ग्रेड का बेकार इंसान है। ये तो नामुमकिन है। वो झूठ बोल रहा है, पनिशमेंट से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। स्टूडेंट्स ऊंची आवाज में बातें करने लगे। अब जब बात फैंग युआन के मिडिल स्टेज में पहुंचने की थी तो उन दो गार्ड्स की जिंदगी का कोई मोल नहीं रह गया था। वो गुयुई क्लान के लोग भी नहीं थे। कौन परवाह करता है कि वो जिए या मरे? तुम कह रहे हो कि तुम रैंक 1 मिडिल स्टेज तक पहुंचे हो? अकेडमी एल्डर की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, चेहरा बेहद सख्त। फैंग युआन, ये मजाक का विषय नहीं है। अगर तुम अभी अपनी गलती मान लो तो मैं पहली गलती समझकर तुम्हारे साथ नरमी बरत सकता हूँ, लेकिन अगर तुम झूठ बोलते रहोगे और गलती छुपाने की कोशिश करोगे तो याद रखो, झूठ आसानी से पकड़ा जाता है। फैंग युआन ने और कुछ नहीं समझाया, बस हल्का हंसा और एल्डर से बोला, कृपया निरीक्षण कर लीजिए एल्डर। बिना उसके कहे भी अकेडमी एल्डर पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसने फैंग युआन के पेट पर हाथ रखा और अपनी स्पिरिट की एक लहर उसके अंदर भेजी। तुरंत ही उसे फैंग युआन का अपर्चर दिखने लगा। अपर्चर के अंदर कोई गू नहीं था। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा पहले ही छिप चुका था।
रैंक 6 का गू रैंक 3 एकेडमी एल्डर से कहीं ऊपर था, इसलिए जब वो छिपना चाहता तो आसानी से छिप जाता। लिकर वर्म को फैंग युआन पहले ही डॉर्मेट्री के वाइन रिजर्व्स में रखाया था, साथ नहीं लाया था। एकेडमी एल्डर ने आंखें बंद की तो उसे एक हरे तांबे जैसी प्राइमीवल सी दिखाई दी जो एकदम शांत थी। उसके अंदर की बूंदें एमरल्ड ग्रीन रंग की थीं। ये मिडिल स्टेज की प्राइमीवल एसेंस थी। अपर्चर की सफ़ेद दीवारें चमक रही थीं जैसे पानी से बनी हों। दीवारों पर पानी की धार तेजी से बह रही थी। वाटरवॉल। ये सचमुच मिडिल स्टेज तक पहुंच गया, ये कैसे मुमकिन है? एल्डर के दिल में झटका लगा, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने सब पचा लिया तो हाथ पीछे खींच लिया और गंभीर आवाज में बोला, ये वाकई मिडिल स्टेज है। स्टूडेंट्स सांस रोके नतीजे का इंतजार कर रहे थे। एल्डर के इस फैसले ने पूरे एकेडमी में हलचल मचा दी। हर कोई हैरान और दंग था, कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। सी ग्रेड का फैंग युआन और वही सबसे पहले मिडिल स्टेज तक पहुंचा, ये तो सामान्य ज्ञान के खिलाफ था। गू मास्टर के कल्टिवेशन और रियल्म्स ब्रेक थ्रू में सबसे अहम बात टैलेंट होती है, तो फिर ये कैसे हो गया? ए ग्रेड और बी ग्रेड वालों का क्या हाल होगा? गू युए फैंग झेंग का चेहरा पीला पड़ गया। कल रात तक वो बहुत आत्मविश्वास से भरा था, मगर अब सामने सच्चाई देखकर वो इसे सह नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। गू युए मो बे ने मुट्ठियां भींच लीं और गू युए ची चेन ने दांत किटकिटाए। एल्डर को धोखा देना इतना आसान नहीं था, फिर फैंग युआन ने ये कैसे कर दिखाया? अब सबकी नजरें फैंग युआन पर टिक गईं। सबके दिल में एक ही सवाल था, -C ग्रेड होते हुए भी उसने मिडिल स्टेज तक कैसे पहुंचा? एकेडमी एल्डर के दिल में भी यही शक था। उसने दबाव डालने के बजाय सीधा पूछ लिया, फैंग युआन, मुझे उम्मीद है तुम ये समझाओगे कि आखिर कैसे तुम मिडिल स्टेज तक पहुंचे। फैंग युआन हल्का हंसा, हेवन रिवॉर्ड्स द हार्ड वर्किंग। लगातार मेहनत करने की वजह से स्टूडेंट ने आसानी से प्रगति कर ली। झूठ। अगर हेवन वाकई मेहनत करने वालों को रिवॉर्ड देता तो मैं कब का आगे निकल जाता। ये डिलीजेंटली स्टडिंग की बातें झूठ हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने इसे बाजार में घूमते देखा था। स्टूडेंट्स इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। क्या ऐसा है? एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा और फैंग युआन पर नजरें गड़ा दी। फैंग युआन का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो एल्डर की आंखों में बिना डरे देख रहा था। उसका बदन लहूलुहान, कपड़े फटे हुए, जैसे अभी अभी जबरदस्त लड़ाई लड़कर आया हो। उसकी आंखें गहरी खाई जैसी काली, जिनमें शांति, बेरुखी और हल्की सी हंसी भी छिपी थी। ऐसी नजरों को देखकर एल्डर का दिल डोल गया। ये फैंग युआन डरता नहीं, घबराता नहीं, दबाव में नहीं आता। कैसे मैं इसे यहां इंटेरोगेट करूं? सी ग्रेड टैलेंट होते हुए भी सबसे पहले मिडिल स्टेज तक पहुंचना जरूर कोई सीक्रेट है, लेकिन अगर ये बताना नहीं चाहता तो मैं एल्डर होकर इसे जबरदस्ती नहीं पूछ सकता। मुझे ये बात निजी तौर पर पता लगानी होगी। ये सोचकर एल्डर ने अपनी नजरें हटा लीं और चेहरा थोड़ा नरम किया, मगर फैंग युआन ने मौका नहीं छोड़ा। एस्टीम्ड एल्डर, स्टूडेंट बहुत डर गया है। अब आप इन दोनों गार्ड्स के बारे में क्या करेंगे? इनका बहुत खून बह चुका है, अगर अभी इलाज नहीं हुआ तो ये मर सकते हैं। एल्डर ने मन ही मन कहा। डरा हुआ ये? उसके माथे पर बल पड़ गए। अब एकेडमी के मुखिया होने के नाते उसे कोई फैसला लेना ही था, लेकिन कैसे? ये सोचकर वो उलझ गया। फैंग युआन ने एल्डर के बदलते हावभाव देख लिए, मन ही मन हंसा। एल्डर सचमुच फंस गया था। ये गार्ड्स वैसे तो बाहर के लोग थे, इनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं थी। आम दिनों में अगर मर भी जाते तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, मगर अब मामला अलग था। इन्हें एल्डर ने खुद भेजा था। अगर ये मर गए तो एल्डर की इज्जत चली जाएगी, इसलिए एल्डर इन्हें बचाएगा ही। असल मुश्किल फैंग युआन का वर्डिक्ट था। एल्डर की असली योजना ये थी कि फैंग युआन स्कूल बंक करे और फिर गार्ड्स को मार दे। इससे वो नियम तोड़ता और क्लैन के खिलाफ जाता। उसे क्लैन की जेल में डाल दिया जाता। मगर अब मामला उल्टा हो गया। फैंग युआन ने कल्टिवेटिंग करते हुए ब्रेक थ्रू कर लिया, और वो भी सबसे पहले। अब वही सच्चाई का मालिक था। मामला सीधा था। दुनिया में जीतने वाला सब पाता है, हारने वाला सब खो देता है। कोई भी ऐसे प्रतिभाशाली लड़के को डांटेगा नहीं। एकेडमी एल्डर उसे सजा नहीं दे सकता था। एकेडमी का असली मकसद है अच्छे गू मास्टर्स को तैयार करना। अब अगर वो ऐसे प्रॉमिसिंग लड़के पर सख्ती करे तो ये उसकी जिम्मेदारी की अनदेखी होगी। शायद क्लैन के दूसरे एल्डर्स निजी दुश्मनी या डर की वजह से फैंग युआन के खिलाफ चाल चलें, मगर एकेडमी एल्डर ऐसा नहीं कर सकता था। उसे ऊपर से न्यायप्रिय दिखना ही होगा, यही नियम था। एल्डर मन ही मन खींचा, क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं? बड़ी मुश्किल से इसकी कमजोरी पकड़ी थी। असल में ये एल्डर और फैंग युआन की सीधी भिड़ंत थी। एल्डर ने पहले नियम पकड़कर उसे दबाने की कोशिश की, मगर फैंग युआन ने भी पलटवार किया। उसने ब्रेक थ्रू को ढाल बनाकर अपनी बात साबित कर दी। बेचारे गार्ड्स इस लड़ाई में मोहरे बन गए। एल्डर ने सोचा, ये फैंग युआन बहुत चालाक है। अगर ये सच में गार्ड्स को मार देता तो मेरे पास इसे पकड़ने का ठोस कारण होता, मगर ये तो बहुत ही चालबाजी से खेल रहा है। क्या वाकई ये सिर्फ 15 साल का है? ऐसा अनुभव और बुद्धि तो बड़े बड़ों में भी नहीं मिलती। कोई आश्चर्य नहीं कि क्लैन में इसके अर्ली अवेकेंड इंटेलिजेंस की चर्चा थी। एल्डर को एहसास हुआ कि वो हार चुका है। उसकी हार की वजह उसकी अपनी पोजीशन थी। एल्डर होने का फायदा भी था और नुकसान भी।
फैंग युआन इस बात को पहले ही समझ चुका था। एल्डर के मन में गुस्सा था। फैंग युआन की बातें साफ थीं, लेकिन उनमें झूठ भी था। ये गार्ड्स खुद उसके चुने हुए थे, वो कभी इतनी मूर्खता नहीं करते कि एंसेस्टर्स को गाली दें। फैंग युआन का आरोप सीधा जाल था। अगर एल्डर इसे पकड़ता तो खुद फंस जाता। अगर फैंग युआन को सजा देता तो ये साबित होता कि वो ईर्ष्या में प्रतिभा को दबा रहा है। अगर छोड़ देता तो क्लैन खुश रहता और गार्ड्स को दोषी मान लिया जाता। यही एल्डर के लिए सबसे फायदेमंद रास्ता था, मगर दिल से वो इस ह्यूमिलिएशन को सह नहीं पा रहा था। फैंग युआन ने सबके सामने उसे नीचा दिखा दिया था। आगे चलकर अगर गार्ड्स ने सच उजागर करने की कोशिश की तो एल्डर को ही उन्हें दबाना पड़ेगा। ये तो ऐसा हुआ जैसे फैंग युआन ने एल्डर के चेहरे पर गंदगी फेंकी हो और एल्डर को ही उसे साफ करना पड़े। एल्डर के मन में फैंग युआन को तमाचे मारने की तीव्र इच्छा उठी, मगर आखिरकार उसने फैंग युआन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, गुड लैड। एल्डर का चेहरा बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। ये शब्द उसने जबरदस्ती निकाले। फैंग युआन ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये सब तो अकेडमी की कृपा है। एल्डर की आंख के कोने में झटका दौड़ गया। सब कुछ फैंग युआन की गिनती के हिसाब से ही चल रहा था। उसके बाद अकेडमी के एल्डर ने हीलिंग गू मास्टर को हुक्म दिया कि वो दोनों गार्ड्स की जान बचाए। गार्ड्स बच तो गए, मगर उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो लगभग लाचार हो गए थे और आखिरकार एल्डर ने उन्हें अकेडमी से बाहर कर दिया। फैंग युआन को कोई सजा नहीं मिली, बल्कि उल्टा उसे खूब तारीफें मिली। ये नतीजा देखकर बाकी के टीनेजर्स डर गए, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। वक्त के साथ ये खबर पूरे क्लैन में फैल गई। फैंग युआन, जिसने सी ग्रेड टैलेंट होते हुए भी सबसे पहले मिडिल स्टेज में कदम रखा था, वो पूरे क्लैन में खाने पीने के बाद चर्चा का विषय बन गया। लोग टी ब्रेक्स और खाली वक्त में उसी की बातें करने लगे। शुरुआत की हैरानी के बाद सबने अलग अलग अंदाजे लगाना शुरू कर दिए कि फैंग युआन आखिर इतनी जल्दी कैसे एडवांस कर गया। किसी ने कहा, सी ग्रेड टैलेंट के साथ भी ए ग्रेड और बी ग्रेड से पहले आगे बढ़ जाना इतना अजीब नहीं है। कोई बोला, इस दुनिया में बहुत से तरीके हैं जिससे ऐसा किया जा सकता है। जैसे रेलिक गू को ही ले लो। इसे इस्तेमाल करने से अपर्चर की दीवारें मजबूत हो जाती हैं और कल्टीवेशन थोड़ी ऊपर उठ जाती है। यही सबसे आसान तरीका है छोटा रियल्म तोड़ने का। फौरन ही लोगों की बातें अलग अलग सोल्यूशंस में बदल गईं। लिकर वर्म और बाहरी प्राइमीवल एसेंस के सहारे एडवांस करने की बातें भी सामने आने लगीं। अगर फैंग युआन ने शुरू में लिकर वर्म के बारे में बता दिया होता तो इतनी हलचल होती ही नहीं, मगर उसने इसे छुपा दिया और इसी से सबकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। ऊपर से देखने में गुयुए विलेज शांति से भरा लगता था, मगर भीतर ही भीतर हलचल मची हुई थी। कई नजरें एकेडमी के एल्डर पर टिकी थीं। सब उसके एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रहे थे। एकेडमी एल्डर पर दबाव था। अगर वो ये भी न जान पाए कि उसका खुद का स्टूडेंट किस तरह एडवांस कर गया तो ये उसकी लापरवाही मानी जाती। इसलिए एल्डर को जवाब देना ही था। दिन बीतते गए। दूसरा यंगस्टर जिसने इनिशियल स्टेज तोड़कर मिडिल स्टेज में कदम रखा वो गुयुए मोबे था। उसके बाद 3 घंटे के अंदर ही गुयुश अपनी भूमिका ने भी ब्रेक थ्रू किया। वो थोड़ा पीछे रह गया था क्योंकि उसके पास प्राइमीवल स्टोन्स की कमी थी। इसके अलावा फैंग युआन से मिली चोट और डर भी उस पर भारी था। तीसरे नंबर पे था गुयुए ची चेन। भले ही उसके पास गुयुए चिलियान का इन्फ्यूज्ड प्राइमीवल एसेंस था, मगर ये तरीका बहुत खास असरदार नहीं था। हर 3 दिन में एक बार ही किया जा सकता था और बहुत खतरा भी था। फिर भी सी ग्रेड टैलेंट के साथ तीसरा नंबर पाना उसकी सफलता मानी गई। 5वें दिन एकेडमी एल्डर ने दोबारा सब्सिडी बांटी। सबसे पहले उसने पुकारा, गुयुए फैंग युआन। फैंग युआन उठकर आगे गया। चेहरा सीधा सादा ही था। बाकी यंगस्टर्स उसकी तरफ देखते रहे। किसी की आंखों में जलन थी, किसी में जलन और नफरत, किसी में ईर्ष्या और किसी में निरीक्षण। हर किसी की नज़र अलग थी। स्टूडेंट्स फुसफुसा रहे थे। आज एल्डर सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं बांट रहा था, बल्कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद भी बांटने वाला था। जैसा सोचा था, सबसे पहले फैंग युआन को बुलाया गया। सब मान बैठे थे कि चेयरमैन का हक उसी का है। कुछ कहने लगे, पहले मैंने सोचा था फैंग जेंग सबसे पहले आएगा, लेकिन फैंग युआन ने सी ग्रेड टैलेंट होते हुए भी पहले मिडिल स्टेज छुआ। जरूर उसके पास कोई सीक्रेट है, मगर वो बताता नहीं। दूसरे बोले, अगर मैं होता तो मैं भी किसी को सीक्रेट नहीं बताता। चुप रहो और तरक्की करो। फैंग युआन एल्डर के सामने पहुंचा। एल्डर बोला, गुयुए फैंग युआन, तुम इस क्लास के पहले गू मास्टर हो जिसने रैंक 1 मिडिल स्टेज छुआ है। ये रहा तुम्हारा इनाम। उसने एक नीले सफ़ेद मनी बैग उसे थमा दिया। फैंग युआन ने बैग खोलकर भीतर झांका। एल्डर मुस्कुराया और बोला, निश्चिंत रहो, इसके अंदर पूरे 30 प्राइमीवल स्टोन्स हैं। अकेडमी तुम्हारे हिस्से से एक भी कम नहीं करेगी। सच कहें तो एल्डर ने कभी सोचा भी नहीं था कि सबसे पहले फैंग युआन मिडिल स्टेज पहुंचेगा, मगर फैंग युआन ने एल्डर की बातों पर भरोसा नहीं किया। वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता था। खुद ही गिनकर देखा, सचमुच 30 पत्थर थे। फिर उसने बैग को अपनी जेब में रख लिया। ये देखकर एल्डर और ज्यादा मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, सी ग्रेड टैलेंट होते हुए फैंग युआन ने जल्दी एडवांस करने के लिए ढेर सारे प्राइमीवल स्टोन्स खर्च कर दिए होंगे। उसके पास किसी का सहारा भी नहीं है, इसलिए वो तंगहाली में होगा।
जब तक उसे प्राइमीवल स्टोन्स की ज़रूरत है तब तक वो क्लैन से बंधा रहेगा। धीरे धीरे उसके सारे सीक्रेट्स खुद ही बाहर आ जाएंगे। असल में एल्डर ने उसी दिन से लोग लगाकर फांग युआन की जासूसी शुरू कर दी थी। हर रोज़ कुछ न कुछ रिपोर्ट आती, लेकिन किसी को ये नहीं पता चला कि फांग युआन के पास तो सैकड़ों प्राइमीवल स्टोन्स पड़े हैं और वो असल में काफ़ी अमीर है। एल्डर ने आगे कहा, फैंग युआन, अकेडमी के नियम के मुताबिक तुम सिर्फ 30 प्राइमीवल स्टोन्स का इनाम ही नहीं पाओगे, बल्कि दूसरा गू चुनने में भी तुम्हें प्रायोरिटी मिलेगी। और इसी के साथ मैं तुम्हें क्लास का चेयरमैन नियुक्त करता हूँ। स्टूडेंट्स में हलचल मच गई। फांग युआन चेयरमैन बन ही गया। गुयो मोबे के दांत भींच गए। उसे बहुत गुस्सा आया। ची चेन ने ठंडी निगाहों से देखा। सबसे ज्यादा असर फैंग युआन के भाई फैंग झेंग पर पड़ा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो सोचने लगा, अब जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को झुककर सलाम करना होगा तो मैं भी वाइस चेयरमैन बनूंगा, मगर अब तो मुझे अपने बड़े भाई को भी सलाम करना होगा। अचानक फैंग युआन ने एल्डर की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय एल्डर, आपका ये स्टूडेंट काबिल नहीं है, इतनी समझ और क्षमता नहीं कि चेयरमैन बन सके। ये पद किसी और प्रतिभाशाली को देना चाहिए। सब हैरान रह गए। एल्डर भौहें सिकोड़कर बोला, तुम चेयरमैन नहीं बनना चाहते? चेयरमैन बनने पर हर बार 10 प्राइमीवल स्टोन्स मिलते हैं। क्या सचमुच तुम इसे ठुकराना चाहते हो? एल्डर को भरोसा था कि फैंग युआन अगर चेयरमैन बनेगा तो क्लैन के दायरे में आ जाएगा। वहां बंद कर वो स्टूडेंट्स को लूटना बंद करेगा। लेकिन फैंग युआन ने उसका जाल ठुकरा दिया। इतिहास में कभी किसी ने चेयरमैन बनने का मौका नहीं छोड़ा था। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, बल्कि रिसोर्स भी थी। लेकिन फैंग युआन ने मना कर दिया। उसने एल्डर से पूछा, क्या अकेडमी के नियमों में लिखा है कि पहला आने वाला जरूरी तौर पर चेयरमैन बनेगा? क्या ये पद ठुकराया नहीं जा सकता? एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। फैंग युआन ने हंसकर कहा, धन्यवाद एल्डर। फिर मुट्ठी बांधकर झुकते हुए वापस अपनी जगह चला गया। स्टूडेंट्स में खलबली मच गई। कोई बोला, फैंग युआन ने सचमुच मना कर दिया, क्या वो पागल है? कोई बोला, वो पछताएगा। मोबे पहले तो समझ ही नहीं पाया कि ये खुशी अचानक से उस पर कैसे टूट पड़ी। वो चेयरमैन बन गया। ची चैन को भी भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा, कौन इतना मूर्ख हो सकता है कि ये पद छोड़ दे? फैंग झेंग अपने बड़े भाई की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता रह गया। अब उसका वाइस चेयरमैन बनना तो तय था, मगर फैंग युआन के मना करने के बाद उसके लिए ये पद बेमानी हो गया। एल्डर का चेहरा इस बार सचमुच काला पड़ गया। पहली बार जब फैंग युआन ने क्लास छोड़ी थी, एल्डर का गुस्सा सिर्फ दिखावा था, मगर इस बार वो अंदर से सचमुच नाराज था। फैंग युआन ने चेयरमैन का पद ठुकराकर क्लान की प्रणाली को ही ठुकरा दिया। एल्डर ने इतने सालों में पहली बार ऐसा स्टूडेंट देखा था। वो जाल में फंसाना चाहता था, मगर फैंग युआन ने उसमें कदम ही नहीं रखा। एल्डर बेबस रह गया। सब्सिडी का बांटना खत्म हुआ। मोबे चेयरमैन बना। फैंग झेंग और ची चैन वाइस चेयरमैन। चेयरमैन को 10 प्राइमीवल स्टोन्स मिले और वाइस चेयरमैन को 5। कुछ गरीब स्टूडेंट्स ईर्ष्या में लार टपकाते रह गए जब उन्होंने उन तीनों के हाथों में प्राइमीवल स्टोन्स देखे। लाल आग का पहिया जैसे सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पश्चिमी हिस्से के पीछे डूब रहा था। उसकी रोशनी चुभने वाली नहीं थी, बल्कि एक तरह की उजली और कोमल किरण थी। पश्चिम का आसमान गुलाबी लालिमा से रंगा हुआ था। डूबते सूरज की चमक लगातार फैल रही थी। वो कुछ वैसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट की रानी जिसे अभी इनाम मिला हो, खुशी से सम्राट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हो और उसके साथ सोना चाहती हो। किंग माओ माउंटेन पूरी तरह गुलाबी लाल रंग के समुंदर में डूबा हुआ था। हर ऊंची इमारत और मकान पर जैसे सुनहरी परत चढ़ गई हो। अकेडमी के चारों तरफ फैले जंगल पर हवा ऐसे बह रही थी जैसे किसी ने हल्का सा तेल मल दिया हो। हवा धीरे धीरे चल रही थी और जब बच्चे कक्षा से बाहर निकले, उनकी गोद में वो प्राइमीवल स्टोन्स थे जो अभी अभी बांटे गए थे। उनके चेहरे पर आराम और सुकून साफ झलक रहा था। मुझे सच में समझ नहीं आता फैंग युआन क्या सोच रहा है। उसने क्लास चेयरमैन का पद क्यों छोड़ दिया? हाँ, उसका दिमाग खराब हो गया है। उसे तो बस दिन रात लोगों को मारने की सोच रहती है। ऐसे पागल से हमें क्या मतलब? सोचो तो सही, जिस दिन वो अचानक अकेडमी में घुस आया था, मैं कितना डर गया था। उसी दिन घर जाकर मैंने बुरा सपना देखा। 2-2-3-3 बच्चों के झुंड बातें करते हुए चल रहे थे। गुड डे चेयरमैन। नमस्ते चेयरमैन। गु युए मोबे अकड़कर चल रहा था और जहां भी जाता हर छात्र झुककर उसे सलाम करता। उसके चेहरे पर उत्साह और गर्व छिपाए नहीं छिप रहा था। यही तो असली आकर्षण था सत्ता का। चाहे दर्जे में थोड़ा सा ही फर्क क्यों न हो, वो इंसान को अपनी अहमियत का एहसास और ज्यादा करवा देता है। इस वक्त जब डूबता सूरज खून जैसा लाल था, मोबे उसे देखते हुए मन ही मन गुनगुनाया, कैसे पहले मुझे ये सनसेट इतना प्यारा क्यों नहीं लगा था। चेयरमैन बनकर ही इतना दीवाना हो गया है, जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो। गुयोची चिंग जानबूझकर पीछे चल रहा था क्योंकि वो मोबे को सलाम करना ही नहीं चाहता था। मुझे सच में समझ नहीं आता फैंग युआन क्या सोच रहा है। चेयरमैन की सीट उसने छोड़ दी। खैर, ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ, वरना मैं तीसरे नंबर पर हूँ। वाइस चेयरमैन कैसे बन पाता? चीचिंग उलझन में था, लेकिन उसके मन में खुशी और राहत भी थी। गुड डे वाइस चेयरमैन।
तभी एक साधारण छात्र उसके पास से गुजरा और झुककर सलाम किया। अरे गुड्डे, तुम्हें भी। ची चेंग तुरंत मुस्कराया। छात्र के जाते ही उसके मन में ख्याल आया, वाइस चेयरमैन का मजा ही अलग है। सोचो चेयरमैन बन जाऊं तो और भी अच्छा लगेगा। काश मैं चेयरमैन होता। जो ची चेंग अभी थोड़ी देर पहले संतुष्ट था, उसके मन में अब लालच भर गया था। उसे अब चेयरमैन की कुर्सी चाहिए थी। प्लान की व्यवस्था ही ऐसी थी। हर ऊंचा दर्जा पिछले से बड़ा गाजर जैसा था, जो और ज्यादा ललचाता था। भले ही मैं सी ग्रेड टैलेंट हूं, लेकिन मुझे यकीन है सब धीरे धीरे अच्छा ही होगा। गु युए ची चेंग भविष्य को लेकर उम्मीदों से भरा हुआ था। उधर दूसरा वाइस चेयरमैन गु युए फांग झेंग का चेहरा मुरझाया हुआ था। उसके मन में बेचैनी थी। बड़े भाई, आप? उसने एकेडमी के दरवाजे पर खड़े अकेले इंसान को देखकर हैरानी से कहा। पुराने नियम वैसे ही हैं, हर कोई एक प्राइमीवल स्टोन देगा। फैंग युआन हाथ बांधे खड़ा था, उसकी आवाज सपाट थी। फैंग झिंग ने कई बार मुंह खोला और बंद किया, फिर मुश्किल से कहा, बड़े भाई, लेकिन अब मैं वाइस चेयरमैन हूं। सही कहा। फैंग युआन ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया और ठंडी नजर से देखा। वाइस चेयरमैन को हर बार 5 प्राइमीवल स्टोन्स का भत्ता मिलता है, तो तुम्हें 3 अतिरिक्त देने होंगे। फैंग झेंग हैरान रह गया और बोल नहीं पाया। इसी बीच गु युए मोबे बच्चों के झुंड के साथ वहां पहुंच गया। फैंग युआन को गेट पर खड़ा देखकर वो गुस्से से उबल पड़ा। उंगली उसकी तरफ तानी। फैंग युआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब भी हमें रोक रहा है? मैं चेयरमैन हूं और तुम जैसे साधारण छात्र को मुझे सलाम करना चाहिए। उसके जवाब में फैंग युआन की मुट्ठी चली। मोबे अचानक मार खाकर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर अविश्वास था। तुमने मुझे मारा? मुझे, चेयरमैन को? लेकिन फैंग युआन का जवाब फिर से उसकी मुट्ठी थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कुछ वारों के बाद मोबे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। आसपास खड़े बच्चे हैरान होकर सब देख रहे थे, कोई समझ नहीं पा रहा था। ये तो उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। गेट पर खड़े पहरेदार सब देख रहे थे और आपस में फुसफुसाए। फैंग युआन ने अभी चेयरमैन को गिरा दिया, अब क्या करें? सैलेड ड्रेसिंग? क्या मतलब? मतलब ये कि बस देखते रहो, बाद में लोगों को बुलाकर सफाई कर देंगे। लेकिन अरे अरे, फैंग युआन से पंगा लेना चाहते हो? याद है न वांगडा और वुएर के साथ क्या हुआ था? सवाल करने वाला गार्ड कांप गया और चुप हो गया। दोनों पहरेदार बिल्कुल सीधा खड़े हो गए, जैसे कुछ देखा सुना ही न हो। फांग युआन ने मोबे को गिराने के बाद फांग झेंग और ची चेंग को भी काबू कर लिया। अब जाकर बच्चों को समझ आया कि कुछ नहीं बदला। फांग युआन वही पुराना फांग युआन है और उसकी वसूली वैसे ही चलेगी। हर कोई एक प्राइमीवल स्टोन देगा। वाइस चेयरमैन 3, चेयरमैन 8। फांग युआन ने नए नियम सुनाए। बच्चों ने मजबूरी में आह भरी और पत्थर निकाल कर दे दिए। गेट से बाहर निकलते ही एक छात्र ने सिर पीट लिया। अब समझ आया फैंग युआन ने चेयरमैन की सीट क्यों छोड़ी। उसे तो वसूली करनी थी। हाँ, पहले हर बार करीब 59 प्राइमीवल स्टोन्स मिलते थे, अब बढ़कर 68 हो गए। अगर चेयरमैन होता तो सिर्फ 10 मिलते। कई बच्चे चौंक गए। ये बहुत चालाक, बहुत धूर्त और बहुत खतरनाक है। कुछ बच्चे अपनी जांघें पीटते हुए गुस्से में बोले। इसका मतलब है कि चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनने का कोई खास फायदा ही नहीं। दोनों से भी वसूली होगी और आखिर में वही 2 पत्थर बचेंगे जैसे हम सबके पास बचते हैं। किसी ने धीरे से कहा और सब बच्चे चुप हो गए। धड़ाम। एकेडमी एल्डर ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। ये फैंग युआन हद से बाहर जा रहा है। चेयरमैन से 8 और वाइस चेयरमैन से 3 प्राइमीवल स्टोन्स वसूल रहा है, तो फिर चेयरमैन और साधारण छात्र में फर्क ही क्या रह गया? एल्डर की आवाज गुस्से से कांप रही थी। फांग युआन का चेयरमैन की कुर्सी ठुकराना मतलब था क्लैन की व्यवस्था से बाहर होना। ये एक तरह से क्लैन के साथ विश्वासघात था। फिर उसने सहपाठियों से वसूली की। ये एल्डर के लिए बिल्कुल असहनीय था। इससे धीरे धीरे बच्चों की नज़रों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की इज्जत खत्म हो जाएगी। ये भले छोटा कदम लगे, लेकिन असल में क्लैन की व्यवस्था को चुनौती थी। एकेडमी एल्डर ये बिल्कुल नहीं चाहता था। वो तो क्लैन की नई उम्मीदें पाल रहा था, न कि गद्दार। लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। अगर उसने सजा दी तो सबसे पहले क्लैन हेड ही नाराज हो जाएगा। उसके बाद गु युए ची लियान और गु युए मो चेन भी। क्लैन हेड ने फैंग झेंग पर पूरा भरोसा रखा था, क्योंकि वो 3 सालों में अकेला ए ग्रेट टैलेंट था। क्लैन हेड को मजबूत और आत्मनिर्भर प्रतिभा चाहिए थी, न कि कोई नाजुक फूल। ची लियन और मो चैन भी अपने पोतों पर भरोसा रखते थे और चाहते थे कि उनके पोते मुश्किलों से लड़कर बड़े हों। अगर एल्डर ने दखल देकर फैंग युआन को दबाया तो बाहर यही चर्चा होगी कि मो और ची परिवार के वारिस फैंग युआन से हार गए और बुजुर्गों को बुलाना पड़ा। ये उनके परिवार की इज्जत के लिए बहुत बुरा होता। एकेडमी एल्डर को डर फैंग युआन से नहीं था, बल्कि इन तीनों ताकतवर पक्षों के दबाव से था। वो खुद छोटा एल्डर था, इतने दबाव कैसे झेल पाता? असल वजह तो फैंग युआन का सीक्रेट है। आखिर उसने मध्य स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए किस चीज पर भरोसा किया? एल्डर ने मन में गुस्सा दबाते हुए मेज पर रखी 3 रिपोर्टों पर नजर डाली। पहली रिपोर्ट में फैंग युआन का पारिवारिक बैकग्राउंड था। वो अच्छे परिवार में पैदा हुआ, उसकी पहचान बिल्कुल साफ थी। माँ बाप दोनों मर चुके थे और वो अपने अंकल और आंट के साथ रहा, लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए एकेडमी हॉस्टल में ही रहता था।
दूसरी रिपोर्ट में उसकी जिंदगी का रिकॉर्ड था। छोटी उम्र में ही होशियार दिखता था, सब उसे फ्यूचर का ए ग्रेड टैलेंट मानते थे। लेकिन अवेकनिंग सेरेमनी में वो सी ग्रेड निकला, जिससे क्लैन बहुत निराश हुआ। तीसरी रिपोर्ट उसके हाल के जीवन पर थी। उसकी दिनचर्या बहुत सख्त थी। दिन में एकेडमी, रात में डॉर्मेट्री। मेहनत से कल्टीवेशन करता था। कभी कभी गांव की सराय में अच्छा खाना और हरा बांस का शराब पीने जाता था। शराब से उसे खास लगाव था और हॉस्टल के बिस्तर के नीचे हरे बांस की शराब के कई घड़े रखे थे। अकेडमी एल्डर ने रिपोर्टें दोबारा पढ़ीं और फैंग युआन की तस्वीर और गहरी हुई। माँ बाप जल्दी मर गए, अंकल और आंट से मेलजोल नहीं, क्लैन से लगाव क्यों होगा। पहले उसे जीनियस कहा गया और फिर खुद क्लैन ने उसे गिरा दिया, इसलिए वो इतना बेकाबू और ठंडा है। उसकी जिंदगी साधारण है और कल्टीवेशन में डूबा है। ये उसके अंदर का जज्बा है, क्लैन को साबित करना चाहता है। इसलिए जब मैंने दबाया तो उसने इतना जोरदार पलटवार किया। सोचकर एल्डर ने आ भरी। जितना वो फैंग युआन को समझता उतना ही उसकी हालत समझ आता, लेकिन समझने का मतलब माफ करना नहीं था। फैंग युआन ने उसे नाराज किया, चेयरमैन की कुर्सी ठुकराई और बच्चों से वसूली की। ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रिपोर्टें हिलाते हुए एल्डर फिर से चिंतित हुआ। रिपोर्टें भले ही पूरी हों, लेकिन फैंग युआन के एडवांसमेंट का सीक्रेट इनमें नहीं है। इतने दिन हो गए, लोग अभी तक कुछ निकाल नहीं पाए। ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ अंदर, एल्डर ने कहा। दरवाजा खुला। क्लैन हेड गु युबो का निजी पहरेदार खड़ा था। क्लैन लीडर ने बुलाया है एल्डर, जल्दी मेन फैमिली पवेलियन पहुंचिए, एक जरूरी बात है। क्या बात है? एल्डर तुरंत खड़ा हो गया। उसने पहरेदार की आवाज से मामले की गंभीरता समझ ली। रैंक 4 गु मास्टर जियाफू लौट आया है, उसका भाई जिया जिन शेंग गायब हो गया है। हाय, एल्डर ने ठंडी सांस ली। चांद गोल पहिए की तरह था और तैरते बादलों के बीच हल्के हल्के दिखाई दे रहा था। अकेडमी एल्डर जल्दी जल्दी रास्ते पर चल रहे थे। टिमटिमाती मूनलाइट में उनका चेहरा बमुश्किल दिख रहा था। इस दुनिया में जीना आसान नहीं था। गु मास्टर्स का गायब हो जाना आम बात थी। अपने लंबे जीवन अनुभव से अकेडमी एल्डर अच्छी तरह जानते थे कि अचानक हुई इस तरह की गुमशुदगी अक्सर मौत का इशारा होती है। कोई भी मर सकता है, लेकिन जिया जिन शेंग नहीं। खासकर गुयू विलेज में उसकी मौत किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। उसकी पहचान अलग थी। उसका पिता जिया फैमिली का हेड था और उसका भाई रैंक 4 गु मास्टर जियाफू। रैंक 4 गु मास्टर के पास येलो गोल्ड प्राइमीवल एसेंस होता है और उनकी फाइटिंग पावर बेहद खतरनाक होती है। गोइशक नीपू कैन में सिर्फ क्लैन लीडर रैंक 4 था और वही जियाफू से टक्कर ले सकता था। बाकी सारे क्लैन एल्डर्स सिर्फ रैंक 3 थे। जिया फैमिली हेड की कल्टीवेशन लेवल तो उससे भी ऊंची थी। वो रैंक 5 था और उसकी अगुवाई में जिया फैमिली तरक्की कर रही थी। वे एक बड़े आकार का क्लैन बन गए थे, जिनके पास पूरा माउंटेन और अनगिनत रिसोर्सेज थे, साथ ही बहुत सारे क्लैन्समैन। उनकी तुलना में गुयुए क्लैन बस एक मध्यम क्लैन था। अगर दोनों क्लैन्स आपस में लड़ते तो गुयुए विलेज जरूर कमजोर पड़ जाता। सबसे अहम बात यह थी कि अगर ये मामला बाहर फैला तो गुयुए क्लैन की इज्जत पर बुरा असर पड़ता। व्यापारी हमेशा अपने रास्तों को लेकर चौकस रहते हैं। अगर व्यापारियों ने अपना रुख मोड़ लिया तो गुयुए क्लैन के अतिरिक्त रिसोर्सेज बेचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा और न ही बाहर से जरूरी रिसोर्सेज खरीदे जा सकेंगे। वक्त के साथ उनका क्लैन कमजोर पड़ जाएगा। अकेडमी एल्डर बेचैन होकर क्लैन हेड के पवेलियन की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुए, उन्होंने गंभीर और भारी माहौल महसूस किया। मुख्य आसन पर इस समय क्लैन लीडर गु युएबो बैठे थे। मोटे ठिगने जियाफू 5-6 साथियों के साथ हॉल के बीच खड़े थे और उनका रवैया साफ तौर पर आरोप लगाने वाला था। दीपक की रोशनी में किनारे किनारे खड़े एल्डर्स के गंभीर चेहरे साफ झलक रहे थे। जियाफू एक रैंक 4 गु मास्टर था और चूंकि वो खुद नहीं बैठा था तो रैंक 3 क्लैन एल्डर्स कैसे बैठने की हिम्मत करते। यही तो एक रैंक 4 गु मास्टर की दबाव डालने वाली ताकत थी। ये ताकत के लिए सम्मान भी था। नमस्ते। एल्डर्स अभिवादन करने ही वाले थे कि क्लैन लीडर गु युएबो ने हाथ उठाकर रोक दिया। सफेद होते बालों वाले गु युएबो अपनी कनपटी दबा रहे थे। चेहरे पर परेशानी थी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अकेडमी हमेशा तुम्हारी निगरानी में रहती है। मैं पूछता हूं, गुयुए फैंग युआन कहाँ है? अकेडमी एल्डर चौंक गए। मन ही मन सोचने लगे, इसका उस बदमाश फैंग युआन से क्या संबंध। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, इस समय तो वो अकेडमी हॉस्टल में कल्टीवेटिंग कर रहा होगा। क्लैन लीडर ने आभरी, ब्रदर जिया अब बहुत शक में है। उसे लगता है कि उसके भाई जिया जिन शेंग की गुमशुदगी का रिश्ता फैंग युआन से है। मैं आदेश देता हूं कि उसे तुरंत यहां लाकर पेश किया जाए। अकेडमी एल्डर का दिल कांप गया। उन्होंने जल्दी से अभिवादन किया और तुरंत वापस निकल पड़े। ब्रदर जिया, फैंग युआन को तुरंत यहां लाया जा रहा है। आप बैठ जाइए। गु युएबो ने इशारा करके पास की सीट दिखाई। जियाफू ने कड़वा सा हंसते हुए मुट्ठी जोड़ी। माफ कीजिए ब्रदर गुयुए, मैं सचमुच बहुत परेशान हूं। कई दिन हो गए, अपने भाई को नहीं देखा। मुझे सबसे बुरा डर सता रहा है। अब इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ बातें इंसान खोने के बाद ही समझ में आती हैं। पिछले कुछ दिनों में जियाफू को एहसास हुआ कि उसके पिता ने क्यों उसे बोझ जैसे जिया जिन शेंग के साथ कैरावन में भेजा था।
वो उसकी नेचर को परखना चाहते थे, देखना चाहते थे कि भाई को दबाने के बावजूद क्या वो अपने रिश्ते को याद रख पाता है और उसकी देखभाल भी कर पाता है। अगर अब जिया जिनशेंग सचमुच मर चुका हो तो उसके पिता उसे कैसे देखेंगे। ये सोचकर उसने तुरंत कैरावन में जांच करवाई और उसकी नज़र सीधे गु युए विलेज पर टिक गई। वो बिना रुके वापस दौड़ा आया। अब वो बैठने को भी तैयार नहीं था ताकि साफ दिखा सके कि वो दोषी को पकड़ने के लिए दृढ़ है। इससे वो गु यू क्लान पर दबाव डाल रहा था और साथ ही अपने पिता को भी संदेश दे रहा था कि उसने भरसक कोशिश की। रिपोर्टिंग टू क्लान लीडर सर, फांग युआन को ले आया हूं। जल्दी ही एकेडमी एल्डर फांग युआन को हॉल में ले आए। गु युए फांग युआन, क्लान एल्डर सर जियाफू और अन्य एल्डर्स को प्रणाम करता है, फांग युआन ने बिना हाव भाव के कहा। यही है। जियाफू ने ठंडी नज़र से फेंग युआन को देखा और साथ ही एक महिला गु मास्टर से पूछा। ये वही महिला थी जिससे फेंग युआन ने गैम्बलिंग डेन में पर्पल गोल्ड रॉक खरीदा था। हाँ, यही है, कोई गलती नहीं है, उसने आत्मविश्वास से कहा। जियाफू ने सिर हिलाया। तुरंत उसकी निगाहें दो तेज धारदार तलवारों जैसी फेंग युआन पर गिरीं। लेकिन वो खुलकर पूछताछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये गु यू विलेज था और उसे क्लैन लीडर का सम्मान करना था। इसलिए उसने नजरें गु यू क्लैन लीडर की ओर मोड़ दी। गु यू क्लैन लीडर का चेहरा गंभीर था। वो समझ गए कि जियाफू ने महिला गु मास्टर से जानबूझकर ऊंची आवाज में बातचीत की थी। ये फेंग युआन की पहचान पक्की करने के साथ साथ अपने इरादे जताने का तरीका था। इसका मतलब था कि वो क्लैन लीडर को समझा रहा था, मेरे पास सबूत है, इसलिए अपने क्लैंसमैन को ज्यादा मत बचाइए। इससे गु यू क्लैन लीडर के मन में नापसंदगी आई। उन्होंने सोचा, तुम्हारा भाई खो गया, ये तुम्हारी गलती है। अब हमारे विलेज आके ऐसे रौब दिखा रहे हो जैसे हमारा क्लैन आसानी से दब जाएगा। हमारा क्लैन निष्पक्ष है और नियम से चलता है, लेकिन ये मत समझो कि ये हमारी कमजोरी है। ये सोचकर उन्होंने तुरंत फेंग युआन से सवाल नहीं किया, बल्कि महिला गु मास्टर पर गरज पड़े, क्या तुमने ठीक से देखा है? मैं तुम्हें साफ बता दूं, फेंग युआन का एक जुड़वां भाई है जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। क्या तुम पक्के तौर पर कह सकती हो कि यही वही है? महिला गु मास्टर बस रैंक 1 थी और गुए बो के दबाव में आते ही उसका चेहरा हिचकिचाहट और घबराहट से भर गया। जियाफू ने भौहें तानी और आगे बढ़कर उसे ढक लिया। मुट्ठी जोड़कर बोले, ब्रदर गु युए, मैंने हमेशा गु युए क्लान का सम्मान किया है, खासकर पहले और चौथे क्लान लीडर का। दोनों रैंक 5 के महारथी थे। एक ने कठिन हालात झेलकर क्लान की नींव रखी, दूसरे ने अपने क्लान की रक्षा के लिए बलिदान दिया। मैं यकीन करता हूं कि आप भी निष्पक्ष रहेंगे। कृपया फेंग युआन से पूछताछ कीजिए। उसकी आवाज नरम हुई तो गु युए बो ने सिर हिला दिया, लेकिन मन ही मन फैसला कर लिया। अगर फेंग युआन दोषी निकला तो उसे सौंप देंगे। वैसे भी वो सी ग्रेड का था, उसके खोने से क्लैन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर असल में फेंग जेंग ने किया हो तो भी दोष फेंग युआन पर डाल देंगे। फेंग जेंग तो ए ग्रेड का जीनियस था, 3 सालों में अकेला। क्लैन के बड़े लोग उसे बाय क्लैन विलेज के बाय निंग बिंग के मुकाबले तैयार करना चाहते थे। फेंग युआन, घबराओ मत, गु युए क्लैन लीडर ने मुस्कुराकर नरमी से कहा। मैं पूछता हूं, क्या तुम्हें जिया जिनशेंग के बारे में कुछ पता है? जिया जिनशेंग कौन है? फेंग युआन ने शांत स्वर में सिर उठाकर कहा। ये झूठ बोल रहा है, गैम्बलिंग डेन वाली महिला गु मास्टर चीख उठी। डिस्कशन हॉल में बैठे सब लोगों ने उसकी चीख पर भौहें चढ़ाईं और उसी तरफ देखा। महिला गु मास्टर ने फेंग युआन की ओर इशारा करते हुए उत्तेजित स्वर में कहा, यही है, यही है। हमारे गैम्बलिंग डेन में इसने 6 पर्पल गोल्ड रॉक्स खरीदे थे और 5वां था मडस्किन टोड। यंग मास्टर जिया ने उसे देखा और 5 प्राइमेवल स्टोन्स देकर खरीदना चाहा। ये बात मुझे गहरी याद है, चाहे 1-2 साल भी बीत जाए, मैं भूल नहीं सकती। सिर्फ मैं ही नहीं, और भी गु मास्टर्स ने इसे देखा था। ऐसा है। गु युए क्लान लीडर का चेहरा सख्त हो गया और सवाल फेंग युआन की तरफ मुड़ा। अब फेंग युआन ने सिर हिलाकर हल्की सी घबराहट जताई और मानो अचानक याद आया, ओह वही है। अगर वो जिया जिनशेंग है तो हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन गैम्बलिंग डे वाली घटना के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। फिर झूठ। इस बार महिला नहीं बल्कि एक पुरुष गु मास्टर ने जोर से कहा। फेंग युआन ने उसकी ओर देखा और मानो पहचान कर चौंका, लेकिन तुरंत चेहरा छुपा लिया। उसके हाव भाव सबकी नजरों में दर्ज हो गए। सब लोग सोच में पड़ गए। माननीय सज्जनों, मैं वाइन शॉप का कर्मचारी हूं। उस पुरुष गु मास्टर ने पहले सबको मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया, फिर जोर से फेंग युआन की ओर इशारा किया। उस रात मैंने साफ देखा, वो यंग मास्टर जिया जिनशेंग के साथ बैठा था और दोनों लंबे समय तक सीक्रेट में बातें कर रहे थे। जैसे ही उसने ये कहा, हॉल में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। एकेडमी एल्डर ने ठंडी नजर से फेंग युआन को घूरा। गु युए क्लान मास्टर हल्का सा पीछे सरककर अपनी बड़ी कुर्सी पर टिक गए। ये कैसे हो सकता है? फेंग युआन ने घबराहट जताई और जल्दी जल्दी बोला, वाइन शॉप में इतने लोग थे, तुम मुझे ऐसे ही कैसे पहचान सकते हो? तुम खुद ही गलतफहमी में हो सकते हो। हाँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। पुरुष गु मास्टर मुस्कुराया, आंखें फेंग युआन पर टिकाकर बोला, वैसे भी यंग मास्टर जिया जिनशेंग हमारे वाइन शॉप आए थे, हम तो वैसे ही ध्यान रखते।
और अगर वो न भी आते तो भी मैं तुम्हें पहचान लेता, क्योंकि तुमने मुझे गहरी छाप छोड़ी थी। उसने भौहें उठाते हुए घमंड से कहा, याद है उस दिन तुम हमारे शॉप आए और मंकी वाइन मांगी, मगर बस एक घूंट पिया। फिर तुमने लिकर वर्म निकाला और बची हुई मंकी वाइन उसे पिला दी। मैंने लिकर वर्म देखकर खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मना कर दिया और तुरंत चले गए। बहुत अच्छा, यही तो मैं सुनना चाहता था। फैंग युआन ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी, मगर बाहर से चौंक कर एक कदम पीछे हट गया। लिकर वर्म। फैंग युआन के पीछे खड़े अकेडमी एल्डर की आंखें चमक उठीं, लेकिन तुरंत ही भौहें सिकुड़ गईं और उन्होंने पूछ लिया, फैंग युआन, ये लिकर वर्म तुम्हें कहाँ से मिला? फैंग युआन ने मुट्ठियां भींच लीं, दांत पीस लिए, लेकिन चुप ही रहा। आसपास खड़े एल्डर्स गुस्से में भर गए, सबके चेहरे बिगड़ गए। फैंग युआन, तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा मुसीबत मोल लिया है? सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या? सब कुछ कबूल कर लो। ये लिकर वर्म क्या जिया जिनशेंग का है? ये उसका कैसे हो सकता है? लिकर वर्म तो मैंने खुद निकाला है, मैंने ही खोला है। फैंग युआन ने अचानक सिर उठाया, चेहरा उत्तेजित कर लिया जैसे अपमान बर्दाश्त न कर पा रहा हो, और जोर से चिल्लाया, ये इल्जाम बिल्कुल झूठा है। तुमने उसे खोला? गु युवेबो ने गहरी भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ, अब मैं और छुपा नहीं सकता। फैंग युआन ऐसे बोल रहा था जैसे सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, उसकी आवाज में उतावलापन था। मैंने जुए की जगह से 6 टुकड़े पर्पल गोल्ड रॉक खरीदे थे, लेकिन मेरे पास प्राइमेवल एसेंस कम था, इसलिए वहीं पर सिर्फ 5 खोले। आखिरी वाला मैं हॉस्टल ले आया और जब उसे खोला तो उसमें लिकर वर्म मिला। मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि पहले ही मैंने इसके बारे में जानकारी जुटाई थी और जानता था कि लिकर वर्म बहुत दुर्लभ गू वर्म है जो मेरी कमी हुई प्रतिभा को पूरा कर सकता है, इसलिए मैंने वहीं पर उसे रिफाइन कर लिया। रुको, तुम कह रहे हो कि तुमने 6 गैम्बलिंग रॉक्स खरीदे और उनमें से एक मडस्किन टोड निकला और एक लिकर वर्म भी? क्लैन एल्डर्स ये सुनकर हैरान रह गए और अविश्वास से पूछ बैठे। तो क्या? फैंग युआन ने बिल्कुल सीधी बात की, फिर उस महिला गू मास्टर की तरफ इशारा करके ऊंची आवाज में बोला, वो मेरी गवाह है। एक पल के लिए सब लोग स्तब्ध रह गए और तुरंत महिला गू मास्टर की तरफ देखने लगे। महिला गू मास्टर ने इतने सारे नजरों का दबाव महसूस किया और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए ईमानदारी से बोली, ये सच है। फैंग युआन ने 6 पत्थर खरीदे थे और 5वें में मडस्किन टोड निकला। 6ठा टुकड़ा वो अपने साथ ले गया था, लेकिन उसमें क्या निकला ये मुझे नहीं पता। 6 पर्पल गोल्ड रॉक्स खरीदकर लगातार 2 गू वर्म्स मिलना, ये किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है। क्लैन एल्डर्स बुदबुदाने लगे। इसमें समझने की क्या बात है? ये किस्मत है, कौन जानता है। हाँ, पुराने दिनों में जब मैं रॉक्स पर दांव लगाता था तो मैं भी। रुको, गू वर्म्स को रिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, फिर फैंग युआन ने इतनी आसानी से कैसे रिफाइन कर लिया? कुछ एल्डर्स ने शक जताया। तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है। क्या तुम्हें पता नहीं कि जब गू फॉसिल से निकलते हैं तो बेहद कमजोर होते हैं, मौत के करीब, तब उन्हें लोअर रैंक से भी रिफाइन करना संभव होता है। लिकर वर्म को रिफाइन करने में अजीब क्या है? किसी ने तुरंत जवाब दिया। फैंग युआन आगे बोला, मैंने लिकर वर्म रिफाइन किया और अगले दिन दुकानों में गया। दोपहर में मैं एक वाइन शॉप में गया और वहां 1 कप मंकी वाइन खरीदी। रात को फिर गया और देखा कि जिया जिनशेंग एक घिनौने वर्म को ब्लैक बोर गू बताकर मेरे क्लैन के एक सदस्य को धोखा दे रहा था। तभी सर जियाफू आए और मामला सुलझाया। मैं फिर वाइन शॉप गया, लेकिन वहां जिया जिनशेंग शराब पीकर उदास बैठा था। मैं लिकर वर्म मिलने से बहुत खुश था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि इसे बेचूं तो कितने प्राइमेवल स्टोन्स मिलेंगे। लेकिन लिकर वर्म सुनते ही जिया जिनशेंग जबरदस्ती इसे खरीदना चाहता था। मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे इसे बेचना ही नहीं था, सिर्फ इसकी कीमत जाननी थी। अगर बेचता भी तो रैंक 2 के बाद ही, इसलिए मैं वहां से चला आया। फैंग युआन की बातों से जिया जिनशेंग और जियाफू के बीच का झगड़ा खुलकर सामने आ गया, जिससे एल्डर्स ने जियाफू को अलग नजर से देखना शुरू किया। इतने दबाव भरे नजरों के बीच जियाफू ने खांसते हुए फैंग युआन से चमकती आंखों से पूछा, तो क्या मेरा भाई तुम्हारे पीछे आया था? फैंग युआन ने सिर हिलाया, आधा झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, वो मेरे पीछे आया था और ऊपर से 50 प्राइमेवल स्टोन्स और बढ़ा दिए थे। लेकिन मैं बेचना नहीं चाहता था, तो वो गुस्सा हो गया और बोला कि गुयू क्लान कोई बड़ी चीज नहीं है और मुझे सावधान रहने को कहा। इसके बाद वो चला गया। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। जियाफू ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। अपने भाई को जानते हुए वो समझ रहा था कि फैंग युआन झूठ नहीं बोल रहा। अगर फैंग युआन कहता कि उसका भाई पीछा नहीं करता तो झूठ होता, लेकिन फैंग युआन ने यही कहा तो जियाफू मुश्किल में पड़ गया। उसकी जांच वहीं तक पहुंची थी। क्या सच में जिया जिनशेंग ने फैंग युआन को फिर नहीं ढूंढा, या फिर ढूंढा और बात न बनने पर फैंग युआन ने उसे मार डाला? ये भी पॉसिबल था। सच बताओ, क्या तुमने ही जिया जिनशेंग को मारा? ये सोचते हुए जियाफू ने तेजी से दबाव डालने के लिए फैंग युआन से सवाल किया। फैंग युआन ने फिर से इनकार किया और कहा कि उसने उसे फिर नहीं देखा। जियाफू के पास कोई सबूत नहीं था। एक तरफ से कड़ा सवाल, दूसरी तरफ से इनकार। मामला अटक गया। गु युएबो ये सब सुनकर नाराज हो गए। जिया जिनशेंग की हिम्मत कि उसने चिंगमाओ माउंटेन पर गु युए क्लान को धमकी दी, ये तो गु युए क्लान का अपमान था।
अब ये जियाफू बिना सबूत के उनके क्लान के बच्चे को इस तरह इंटरोगेट कर रहा था। अगर बाहर ये बात निकली तो क्लान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ब्रदर जिया, मैं बीच में बोलना नहीं चाहता, लेकिन जिया जिन शेंग इतने दिनों से गायब है, उम्मीद कम है। जिसने ये काम किया है उसने जरूर कुछ निशान छोड़े होंगे। क्या तुम्हें कुछ मिला? क्लैन लीडर ने बीच में बोलकर पूछा। जियाफू ने फैंग युआन पर तीखी नजर डाली, फिर सिर उठाकर बोला, भाई मैं समझता हूं तुम्हारी बात। अगर कोई निशान होता तो मैं यहाँ कल्प्रिट ढूंढने नहीं आता। अपराधी बेहद चालाक और अनुभवी है। सच्चाई यह है कि सारे क्लूज खत्म हो चुके हैं। जिस दिन हम लौटे उसी दिन भारी बारिश हुई जिसने सारे खून के निशान धो दिए। गु युबो हल्का मुस्कुराए। ब्रदर जिया, मैंने सुना है तुम्हारे जिया परिवार के पास अंडरवर्ल्ड पाथ बटरफ्लाई नाम का ट्रेसिंग गू वर्म है। ये सोल फ्रेग्रेंस छोड़ता है और ग्यू वर्म्स पर लगाया जा सकता है। ये खुशबू बिन रंग और बिन गंध की होती है और कभी मिटती नहीं। तुम्हारे परिवार के गू वर्म्स पर यह खुशबू होती ही है। इसे इस्तेमाल करके तुम अपने भाई तक पहुंच सकते हो। जियाफू ने गंभीर होकर कहा, मैंने बहुत पहले ही अंडरवर्ल्ड पाथ बटरफ्लाई इस्तेमाल किया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तुम जानते हो कि जैसे ही गू वर्म मरता है खुशबू भी मिट जाती है। यानी हत्यारे ने मेरे भाई के सारे गू वर्म्स मार दिए। गु युबो ने बात पलटी, ये अजीब है। हत्यारे ने तुम्हारे भाई को मारा, लेकिन उसके गू वर्म्स या प्राइमीवल स्टोन्स के लिए नहीं। आखिर एक छोटे से रैंक के गू मास्टर को मारने का मकसद क्या था? वाकई मकसद क्या था? गू वर्म्स के लिए नहीं, प्राइमीवल स्टोन्स के लिए नहीं, तो क्या प्यार के लिए? लेकिन अगर ये प्यार का मामला होता तो ये लंबे समय का सिलसिला होता और जियाफू गू युए क्लान में आता ही नहीं। शक तो उन्हीं पर होता जिनका जिया जिन शेंग से लंबा रिश्ता था। एकदम से हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें घूरती देख फैंग युआन ने अचानक जियाफू से कहा, शायद जिया जिन शेंग को तुमने ही मारा। मैंने सुना है तुम्हारे परिवार में संपत्ति बांटने की बात चल रही है। अब जब एक भाई मर गया तो तुम्हें ज्यादा हिस्सा मिलेगा। चुप रहो, बिना सबूत की बातें मत करो। सर जियाफू पर झूठ मत लगाओ। एल्डर्स तुरंत गरज उठे। फैंग युआन तुरंत चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक थी। उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसकी ये बात एल्डर्स के मन के समुद्र में पत्थर बनकर गिरी और लहरें पैदा कर दी। एल्डर्स ने सोचना शुरू किया, जियाफू अपने भाई को क्यों मारेगा? उसे नुकसान ही होगा। लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो और लोग कर सकते हैं। जिया परिवार का आंतरिक झगड़ा एक एल्डर के मुंह से धीरे से निकला। आवाज हल्की थी, लेकिन खामोश हॉल में साफ सुनाई दी। तुरंत एल्डर्स की आंखों में चमक आ गई। आखिरकार इन्हें समझ आ ही गया। फैंग युआन के होंठ हल्के उठे, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी चमक छिप गई। जिया परिवार का क्लैन लीडर अपनी संपत्ति बांटना और क्लैन लीडर की गद्दी सौंपना चाहता था। इसी वजह से उसके बेटे जियाफू और जियागी, दोनों रैंक 4 गू मास्टर्स, आपस में टकरा रहे थे। जिया जिन शेंग की मौत बहुत अजीब थी। फैंग युआन पर कोई ठोस सबूत नहीं था। लिकर वर्म जैसी छोटी चीज के लिए हत्या करना कोई बड़ी वजह नहीं थी, और इतना चालाकी भरा काम तो कोई 15 साल का लड़का कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर जियागी ने पर्दे के पीछे से ये सब किया तो बात समझ में आती है। सभी एल्डर्स ताकतवर थे और राजनीतिक षड्यंत्र समझने की काबिलियत रखते थे। जिया परिवार का विवाद उनकी सोच को पंख दे गया। क्लैन लीडर ने जिया जिन शेंग को कैरावन में भेजा था ताकि वो देख सके कि जियाफू अपने भाई को कितना संभालता है। अब जब जिया जिन शेंग मुसीबत में फंसा तो जियाफू पर शक हुआ, और असली फायदा किसे? बेशक उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जियागे को। अपराधी की चाल इतनी पक्की थी कि कोई क्लू नहीं बचा। ये काम एक नन्हे फैंग युआन से पॉसिबल ही नहीं। सारे जवाब सबके सामने साफ थे। डिस्कशन हॉल अब भी शांत था, लेकिन एल्डर्स की नज़रों में गहरे मायने थे। किसी को पूरी तरह यकीन दिलाना मनाने से नहीं बल्कि दिशा दिखाने से होता है। फैंग युआन ने ये नज़रों का आदान प्रदान देखकर मन ही मन ठंडी हंसी हंसी, लेकिन चेहरे पर उसने हठी और निर्दोष भाव बनाए रखे। जियाफू का चेहरा इतना काला पड़ गया था कि मानो उससे पानी टपक रहा हो। जियल परिवार के आंतरिक विवाद ने उसे जियागी की याद दिला दी। उस पल उसका दिल हिल गया, क्योंकि सबसे बड़ा मकसद किसका हो सकता था? सिर्फ जियागी का। मैं अब समझ गया, सब समझ गया, अकेडमी एल्डर ने फैंग युआन के पीछे खड़े होकर कहा। उसकी आंखों में चमक थी। फैंग युआन किस्मत वाला भी है और बदकिस्मत भी। आखिरी वक्त में जिया जिन शेंग से मिल गया। उसकी उम्र इतनी कम है, अभी तो अकेडमी में पढ़ना शुरू किया है। वो सारे सबूत कैसे मिटा सकता है? अगर उसके पास इतनी चालाकी होती तो वो ये भाव क्यों दिखाता? उसने पहले लिकर वर्म छुपाने के लिए झूठ बोला था। अब सबके मन से फैंग युआन पर शक मिट गया। मेरे ऊपर से शक मिटाना तो पहला कदम था, असली खेल तो अब शुरू होगा। फैंग युआन ने मन ही मन सोचा और जियाफू की तरफ देखा। जियाफू ने भी उसे देखा। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा बेरुखी साफ झलक रही थी। जियाफू के मन में गहरी उलझन थी। उसने फैंग युआन पर से शक हटा दिया था और अब पूरी तरह यकीन था कि असली मास्टरमाइंड जियागुई ही है। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, तो क्या हुआ अगर मुझे सच्चाई पता भी चल गई? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है।
अगर मैं पिता के सामने जियागुई पर आरोप लगाऊं और मेरे पास एविडेंस ना हो तो पिता तो ये भी सोच सकते हैं कि मैं उसे फंसाना चाहता हूं। जियाफू चालाक था। उसने फांग युआन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक कौंधी। जिया जिनशेंग उसके साथ यात्रा पर गया था और अब उसके गायब होने की जिम्मेदारी उसी पर आ रही थी। पिता के सामने उसे कोई आंसर देना ही पड़ेगा और ये आंसर उसके सामने खड़ा था। हाँ, अगर मैं फैंग युआन को स्केपगोट बना दूं तो इस वक्त का संकट टल जाएगा। जब हालात काबू में आ जाएंगे तो जियागुई से दोगुना बदला लूंगा। जियाफू ने भीतर ही भीतर दुष्ट भाव से सोचा। उसने ऊंची आवाज में फैंग युआन से सवाल किया, फैंग युआन, तुम कैसे साबित करोगे कि तुमने जिया जिनशेंग को नुकसान नहीं पहुंचाया? क्लान के एल्डर्स चौंक गए। ये तो तुम्हारे घर का झगड़ा है, फिर हमारे क्लान्समैन को क्यों घसीट रहे हो? सिर्फ गुयु क्लानहेड का चेहरा सख्त हो गया। उसने तीखी नजर से जियाफू को देखा। जियाफू ने फिर कहा, फैंग युआन, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम उस समय वहां मौजूद नहीं थे और तुमने जिया जिनशेंग को हानि नहीं पहुंचाई? अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो कातिल तुम ही हो। उसकी नज़र गुस्से से भरी थी और आवाज में धमकी का ऑरा था। यह तो हमारे क्लैन के फैंग युआन को स्केपगोट बनाने की कोशिश कर रहा है। कितना घटिया है। एल्डर्स समझ गए और उनके चेहरे कठोर हो गए। इतने सालों से आपसी लड़ाई और चालें चलते चलते वे भली भांति समझते थे कि जियाफू का पर्सपेक्टिव क्या है। फैंग युआन ने मन ही मन मुस्कुराया। विटनेस? बिल्कुल है, मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। पर बाहर से उसने हैरान और लाचार चेहरा बनाया, जैसे बोलना चाहता हो पर हिम्मत न जुटा पा रहा हो। जियाफू ने जोर देकर कहा, कोई गवाह नहीं चाहिए, बस बताओ है या नहीं? फैंग युआन ने इंडिग्नेशन दिखाया, लेकिन आखिरकार दांत भींचकर बोला, नहीं। जियाफू हंसते हुए डिक्लेयर करने ही वाला था कि तभी एक भारी आवाज गूंजी, रुको। अकेडमी एल्डर आगे आया और फैंग युआन के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसके पास विटनेस है और वो मैं हूं। जियाफू ने हैरानी से पूछा, हाँ मैं। अकेडमी एल्डर रैंक 4 के जियाफू के सामने थोड़ा ओवरपावर्ड महसूस कर रहा था, लेकिन गुयुए बो की प्रोत्साहित करती नजरें देखकर उसने हिम्मत जुटाई और सिर ऊंचा किया। इन दिनों जब फैंग युआन अनपेक्षित रूप से मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने वाला पहला बना तो मैंने अपने आदमियों को उसकी जांच में लगाया। उसकी रोज की गतिविधियां लिखी गईं। उसके पास जिया जिनशेंग को नुकसान पहुंचाने का समय ही नहीं था। यही तो चाहिए था। फैंग युआन एल्डर की पीठ के पीछे छिपा, होठों पर हल्की सी छुपी हुई मुस्कान लिए। जियाफू का चेहरा उतर गया। उसने सोचा भी नहीं था कि एल्डर उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। सबसे अहम बात यह थी कि गुयु क्लानहेड ने कोई आपत्ति नहीं की। इसका बड़ा मतलब था कि गुयु क्लान फैंग युआन को प्रोटेक्ट करने वाला है। जियाफू का मन झल्लाहट से भर गया। समझा, मैंने तो सोचा था फैंग युआन को स्केपगोट बना लूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि अगर फैंग युआन क्रिमिनलाइज्ड हुआ तो गुयुए क्लैन पर भी ठप्पा लगेगा कि उन्होंने जिया फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद तो जिया फैमिली बदला लेगी और उनका नाम भी खराब होगा। ऊपर से आगे कोई कैरावन यहां व्यापार करने नहीं आएगा। घाटा बहुत बड़ा है। वो सोचते सोचते सिर पकड़ लेना चाहता था। गुयुए के उच्च पदाधिकारी भी यही सोच रहे थे। फैंग युआन भले सी ग्रेड का हो, लेकिन अब जबकि उसके ऊपर से शक हट चुका था, अगर उसे सौंप दिया जाता तो क्लैन को बहुत बड़ी बेइज्जती और नुकसान झेलना पड़ता। जियाफू ने दांत भींच लिए और जिद से कहा, तो फिर मुझे फुटप्रिंट गू इस्तेमाल करने दो। इससे उसके पिछले 30,000 फुटप्रिंट सामने आ जाएंगे। अकेडमी एल्डर ने नाराजगी से मुंह बनाया, मगर रोकने का कोई कारण नहीं था। आओ, जांच लो। फैंग युआन ने ठंडी हंसी के साथ सिर झुकाकर आगे कदम बढ़ाया। वो पहले से तैयार था। कई दिनों से वो सीक्रेट जगह नहीं गया था, सिर्फ विलेज के अंदर ही रहा था। सभी एल्डर्स की नज़र में जियाफू ने कोई चालाकी नहीं की। फुटप्रिंट गू एक अजीब सा गू था। ये इंसान के पांव के आकार का था। उसका रंग हल्का पीला हरा और शरीर चिकना जैसे दही, हथेली भर बड़ा। जियाफू ने उसमें प्राइमीवल एसेंस डाला। वो चमकने लगा और अचानक धमाके से हरे पीले धुएं में बदल गया। ये धुआं फैंग युआन के चारों तरफ घूमता रहा और फिर बाहर उड़ गया। जहां जहां धुआं गया वहां जमीन पर फैंग युआन के फुटप्रिंट्स चमकने लगे। ये फुटप्रिंट्स उसे परिवार के हेड पवेलियन से लेकर हॉस्टल और अकेडमी तक ले गए, यहां तक कि माउंटेन विलेज के इन तक पहुंचे। 30,000 फुटप्रिंट्स पूरे होने पर वो धुआं खत्म हो गया। सबने साफ देख लिया कि फैंग युआन बेगुनाह है। कोई सस्पिशियस पॉइंट नहीं था। जियाफू ने भारी सांस ली और एक छोटा सा जेड बॉक्स निकाला। उसमें से एक जेड पीस निकला। उसके भीतर एक गू सील्ड था। ये एक फैजमिट्स था। इसका शरीर पतला लंबा, हरे जेड जैसा और बांस की नली जैसा दिखता। ये सामान्यतः हथेली से बड़ा होता है, लेकिन ये छोटा था, बस उंगली जितना। उसके शरीर पर सफ़ेद चमक थी। एल्डर्स ने देखते ही कहा, हरे जेड का शरीर, सफ़ेद रोशनी की परत। ये तो बैम्बू जेंटलमैन है। यहां तक कि गुयु बो भी प्रभावित हुआ और बोला, भाई जिया, ये बैम्बू जेंटलमैन रैंक 4 का गू है। इसे रिफाइन करना आसान नहीं। इसे यहां बर्बाद क्यों कर रहे हो? जियाफू ने सिर हिलाया और फैंग युआन की तरफ देखा। ये बैम्बू जेंटलमैन मुझे जवान दिनों में गैम्बलिंग रॉक से मिला था। ये गू ईमानदारी को भोजन मानता है और झूठ पकड़ने की ताकत रखता है।
सिर्फ वही जेंटलमैन इसे रिफाइन कर सकता है जिसने कभी झूठ न बोला हो। फैंग युआन, तुम्हें इसे अपर्चर में रखना होगा। फिर मैं तुमसे जो भी सवाल करूंगा, अगर तुम झूठ बोलोगे तो इसका रंग बदल जाएगा। कोई समस्या नहीं। फैंग युआन ने बिना हिचक हामी भरी और वैसा ही किया। बाम्बू जेंटलमैन ने उसके अपर्चर को हल्की हरी रोशनी से ढक लिया। फैंग युआन को महसूस हुआ कि जरा सा भी झूठ बोला तो इसका रंग बदल जाएगा, लेकिन उसके पास ट्रम्प कार्ड था। उसने मन ही मन पुकारा, स्प्रिंग ऑटम सिकेडा। जैसे ही उसका ऑरा बाहर निकला, बैम्बू जेंटलमैन दबकर सिकुड़ गया, कांपने लगा और डर से झूठ पकड़ने की ताकत ही खो बैठा। जियाफू ने पहला सवाल दागा, फैंग युआन, क्या तुमने मेरे भाई जिया जिनशेंग को नुकसान पहुंचाया? नहीं, फैंग युआन ने दृढ़ता से कहा। क्या तुम्हारे पास उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है? फैंग युआन ने सिर हिलाया, नहीं पता। क्या तुमने पहले हमसे कुछ डिसऑनेस्ट कहा था? फैंग युआन ने फिर कहा, नहीं। 3 सवालों के बाद जियाफू ने कहा, ठीक है, अब इसे बाहर निकालो। फैंग युआन ने बैम्बू जेंटलमैन बाहर निकाला। सबने देखा कि उसका रंग हरा ही है, बदला नहीं। एल्डर्स ने चैन की सांस ली। जियाफू का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। उसने गुएबो की ओर झुककर कहा, भाई, इस बार बहुत ऑफेंस हो गया। गुएबो ने हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, सच्चाई जाननी जरूरी थी, लेकिन अफसोस इस बैम्बू जेंटलमैन के लिए। ये गू बहुत कीमती था, लेकिन अब जब इसे जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया तो ये भूख और डर से मर ही जाएगा। जियाफू ने कोई अफसोस नहीं किया और बोला, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। अब जब मैं परिवार लौटूंगा तो डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाई शू लेंग को बुलाऊंगा। वो डेफिनेटली इस मामले को साफ करेगा। गुड बाय। इतना कहकर उसने हाथ जोड़े और तेज कदमों से चला गया। जियाफू के जाते ही गुएबो ने चैन की सांस ली और एल्डर्स से कहा, अब आप सब जा सकते हैं। फिर अचानक बोला, अकेडमी एल्डर, आप ठहरिए। और इस तरह फैंग युआन बिना पसीना बहाए फैमिली हेड के पवेलियन से सुरक्षित निकल गया। क्लैन लीडर, क्या बात है? अकेडमी के एल्डर ने आदर से कोने में खड़े होकर पूछा। कुछ खास नहीं, बैठो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, गुएबो ने आंखें मिचमिचाते हुए धीरे से कहा। आपके अधीनस्थ पूरे ध्यान से सुनेगा। अकेडमी एल्डर तुरंत बैठ गया, और वो भी क्लैन लीडर के सबसे पास वाली जगह पर। तब क्लैन लीडर गुएबो ने रेंजू की कहानी शुरू की। कुछ लोग कहते हैं, जब से रेंजू ने उनका नाम पाया और रूल्स और रेगुलेशन गू को काबू में किया, उसका पहला हुक्म यही था कि वो लोग एक लॉन्जेविटी गू को पकड़ें। रूल्स और रेगुलेशन गू, एक गोल और दूसरा चौकोर, दोनों ने मिलकर काम किया। उनके लिए दुनिया का कोई भी गू पकड़ना मुश्किल नहीं था, लॉन्जेविटी गू भी नहीं। रेंजू ने लॉन्जेविटी गू का इस्तेमाल करके अपनी जवानी लौटा ली और फिर से 20 साल का हो गया। लेकिन तभी रूल्स गू ने कहा, इंसान, भले ही तूने हमें काबू में किया हो, लेकिन हर बार जब तू हमें आदेश देगा, एक नया रूल और रेगुलेशन जुड़ जाएगा। रेगुलेशन गू ने आगे कहा, हम तेरे लिए लॉन्जेविटी गू पकड़ सकते हैं, लेकिन ये पहला आदेश है। नया रूल और रेगुलेशन ये होगा कि हम तेरे लिए बार बार एक ही गू नहीं पकड़ेंगे। यानी अगर रेंजू फिर से लॉन्जेविटी गू पकड़ना चाहे तो रूल्स और रेगुलेशन गू उसकी मदद नहीं करेंगे। रेंजू के पास कोई चारा नहीं था, उसने सिर हिलाकर मान लिया। उसने दूसरा आदेश दिया, तो लॉन्जेविटी गू के अलावा तुम मेरे लिए दुनिया के सारे 10,000 गू पकड़ लाओ। रूल्स और रेगुलेशन गू ने आदेश सुना। रूल्स गू एक बहुत बड़ा गोल बन गया जिसने पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया। रेगुलेशन गू एक विशाल चौकोर बन गया जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया। एक गोल और एक चौकोर ने मिलकर एक विशाल जाल बना दिया जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया। जब वो दोनों फिर छोटे होकर रेंजू के पास लौटे तो लॉन्जेविटी गू को छोड़कर सारे गू उनके पास थे। रेंजू बहुत खुश हुआ। अब सारे गू उसके पास थे, अब तो वो पूरी दुनिया का शासक था। लेकिन जैसे ही उसने जाल खोला, सर से असंख्य कीड़े उड़कर बाहर निकल गए। रूल्स और रेगुलेशन गू ने इतनी मेहनत से जो पकड़े थे वो सब भाग निकले। जब रेंजू ने जल्दी से जाल बंद किया तो उसके पास सिर्फ 5 गू बचे थे। ये कैसे हुआ? रेंजू चकित हो गया। रूल्स और रेगुलेशन ने जवाब दिया, इंसान, दुनिया में 10,000 से ज्यादा तरह तरह के गू हैं। तेरे पास न ताकत है न ज्ञान। तू उन्हें कैसे काबू करेगा? हम तेरे लिए गू पकड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें वश में करना तुझे खुद सीखना होगा। उन्होंने आगे कहा, यह तेरा दूसरा आदेश है, इसलिए अब से दूसरा रूल और रेगुलेशन जुड़ता है। अब हम तेरे लिए एक बार में सिर्फ एक जू ही पकड़ सकते हैं। रेंजू को मानना पड़ा। उसने जाल धीरे धीरे खोला और बस एक छोटा सा रास्ता छोड़ा। अंदर बचे 5 गू में स्ट्रेंथ और विजडम गू भी थे। इन्हें देखकर रेंजू बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्ट्रेंथ गू से कहा, स्ट्रेंथ गू, तू मुझे छोड़कर गया था, क्या तुझे पछतावा है? अगर अब तू मेरा कहा मान ले तो मैं तुझे तेरी आज़ादी लौटा दूंगा। स्ट्रेंथ गू बोला, इंसान, तू गलत सोच रहा है। मैं इसलिए नहीं गया था कि मैं जा नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि मैं रहना चाहता था। तू मुझे वश में करना चाहता है, लेकिन वो असंभव है। मैं सिर्फ उसी के आगे झुकता हूं जो मुझसे ताकतवर हो, लेकिन तेरे साथ सौदा हो सकता है। तू मुझे अपनी जवानी दे दे, मैं थोड़ी देर के लिए तेरा कहा मानूंगा। रेंजू हिचकिचाया। अभी अभी उसे उसकी जवानी मिली थी, क्या वो उसे फिर खोने वाला था? लेकिन ताकत की चाहत उसके दिल में उमड़ी।
उसे लगा ताकत मिल जाएगी तो जीवन आसान हो जाएगा और वो और भी गू काबू में कर सकेगा। आखिरकार उसने सौदा मान लिया। रेंजू तुरंत मध्यम उम्र का हो गया और स्ट्रेंथ गू उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया। अब रेंजू के पास ताकत थी और वो आत्मविश्वास से भर गया। उसने विजडम गू से कहा, विजडम गू, तू मुझे छोड़कर गया था, क्या तुझे पछतावा है? अगर तू अब मेरा कहा मान ले तो मैं तुझे तेरी आज़ादी लौटा दूंगा। विजडम गू बोला, इंसान, तू गलत है। मैं इसलिए नहीं गया था कि जा नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि मैं रहना चाहता था। तू मुझे वश में करना चाहता है, लेकिन वो असंभव है। मैं सिर्फ उसी को मानता हूं जो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो, और तू ऐसा नहीं है। लेकिन सौदा हो सकता है, तू मुझे अपनी मध्यम उम्र दे दे, मैं थोड़ी देर के लिए तेरा कहा मानूंगा। रेंजू ने यह सुनकर मना कर दिया। वो अपनी जिंदगी को ज्यादा अहमियत देता था। उसे पता था कि अगर वो अपनी मध्यम उम्र दे देगा तो बस बुढ़ापा ही बचेगा, और तब स्ट्रेंथ और विजडम गू वैसे ही उसे छोड़ देंगे जैसे पहले छोड़ गए थे। रेंजू ने सौदा ठुकरा दिया, लेकिन विजडम गू को छोड़ना भी नहीं चाहता था। विजडम गू परेशान हुआ और मजबूरी में बोला, ठीक है इंसान, इस बार तू जीत गया। मैं मानता हूं कि मैं हार गया। जब तक तू मुझे ये बता दे कि तूने मुझे कैसे पकड़ा, मैं तेरा हो जाऊंगा और तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। ये सुनकर रेंजू बहुत खुश हुआ। रूल्स और रेगुलेशन गू उसे रोक पाते उससे पहले ही उसने कह दिया, मैंने रूल्स और रेगुलेशन गू का इस्तेमाल करके तुझे पकड़ा। विजडम गू ठहाका लगाकर बोला, मुझे याद हो गया, तो तुम्हारा नाम रूल्स और रेगुलेशन है। हाँ, अब जब मुझे तुम्हारा नाम पता चल गया तो तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। इतना कहकर वो एक रोशनी बनकर उड़ गया और गायब हो गया। रूल्स और रेगुलेशन गू शिकायत करने लगे, इंसान, हमने तुझसे कहा था कि हमारा नाम सिर्फ तुझे पता होना चाहिए। अगर दूसरों को पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी। देख ले, अब विजडम गू को पता चल गया है तो परेशानी खड़ी होगी। तब जाकर रेंजू को समझ आया कि वो विजडम गू के छल में आ गया है। उसे पछतावा हुआ, क्योंकि अब रूल्स और रेगुलेशन से विजडम गू को पकड़ने का मौका हमेशा के लिए खो गया। यहीं पर गू युएबो की कहानी खत्म हुई। उसने अकेडमी एल्डर की ओर गहरी नज़र से देखा। अकेडमी एल्डर अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने रेंजू की कहानी पहले भी सुनी थी, लेकिन गू युएबो के मुंह से सुनकर इसका और भी गहरा मतलब समझ आया। उसकी आंखें चमकी, दिल ने समझ लिया। वो झुककर बोला, क्लैन लीडर, आप इस कहानी को एक मिसाल की तरह बता रहे हैं। फांग युआन को विजडम गू और क्लैन को रेंजू मान रहे हैं। रेंजू ने रूल्स और रेगुलेशन गू का सहारा लेकर विजडम गू को काबू किया, लेकिन आखिरकार विजडम गू भाग गया। इतना कहकर अकेडमी एल्डर रुका, फिर सोचकर क्लैन लीडर की ओर देखा। सर क्लैन लीडर, आपका मतलब है कि मुझे फैंग युआन को छोड़ देना चाहिए और उस पर दबाव डालना बंद करना चाहिए, लेकिन वो तो हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गू युएबो ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बैठने का इशारा किया। अकेडमी एल्डर बैठ गया और गू युएबो की आहट सुनी। तुम्हारी समझ बुरी नहीं है, तुम तेज दिमाग वाले हो, बात का मर्म तुरंत पकड़ लिया, लेकिन तुम्हारा नजरिया बहुत छोटा है। तुम बस सामने की छोटी जमीन देख पाते हो। मैं बताता हूँ, अकेडमी तो मामूली बात है, असली अहमियत क्लैन की है। मुझे पता है तुम किस बात से परेशान हो। तुम्हें डर है कि फैंग युआन बाकी छात्रों को दबाकर उनकी हिम्मत तोड़ देगा। हाँ, गू युएबो ने सिर हिलाया और अकेडमी एल्डर की ओर इशारा किया। तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है क्लैन सिर्फ अकेडमी पर निर्भर है नए लोग तैयार करने के लिए? बिल्कुल नहीं। हर छात्र के पीछे उसका परिवार, एल्डर्स और दोस्त हैं। उन्हीं के सहारे, हौसले और उम्मीदों से हमारे गू युए क्लैन की नई पीढ़ी के दिल में आत्मविश्वास और जोश पैदा होता है। फैंग युआन ने सच में कई बार मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया है। उसमें थोड़ी अलग ही चमक है। मैं छिपकर फैंग जेंग को देखता रहा हूं और मुझे बहुत पहले से पता था कि फैंग युआन उसे दबा रहा है। बस उसे जारी रहने दो। फैंग जेंग, मोबे और चीचेंग जैसे कच्चे पत्थरों को उसी से तराशने दो। इसमें फायदे ही फायदे हैं। कम से कम इस बार के छात्र लड़ाई की कला में पिछली सभी पीढ़ियों से आगे हैं। अकेडमी एल्डर चिंतित हुआ, लेकिन क्लैन लीडर, ज्यादा दबाव देना अच्छा नहीं होता। इससे पत्थर टूट भी सकता है, और खासकर फैंग युआन के पास लिका वर्म है। ये वर्म रैंक 1 गू मास्टर के लिए बहुत बड़ा सहारा है। मुझे डर है कि रैंक 1 स्टेज में फैंग युआन के दबाव तले कोई पलटकर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो होने दो कि वो पलटकर खड़े ना हो पाए। गू युएबो ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में सत्ता का गौरव और कठोरता झलक रही थी। ये छोटी सी असफलता क्या मौत से बड़ी है? अगर उनके परिवार के एल्डर्स के सहारे के बाद भी उनमें हिम्मत न जगे तो फिर वो पत्थर हैं ही नहीं, सिर्फ मिट्टी हैं। ऐसे लोगों को पालने का कोई मूल्य नहीं है। हर साल अकेडमी में नए छात्र आते हैं। अगर इस साल न बने तो अगले साल बनेंगे। और जहां तक गू युए फैंग जेंग का सवाल है, कल रात से मैं उसे गुप्त रूप से खुद सिखाऊंगा। अकेडमी एल्डर ने तुरंत खुशामद की। क्लैन लीडर की निजी शिक्षा पाना सचमुच फैंग जेंग का सौभाग्य है। गू युएबो का चेहरा नरम हुआ। उसने एल्डर की ओर देखते हुए कहा, जानते हो, इतने दशकों बाद भी तुम अकेडमी एल्डर क्यों हो? क्योंकि तुम्हें सहनशील होना चाहिए। मुझे पता है फैंग युआन ने तुम्हारी इज्जत पर चोट की, तुम्हें शर्मिंदा किया, लेकिन क्या तुम्हें वाकई छोटे बच्चों से हिसाब चुकाना चाहिए?
मुझे पता है फैंग युआन के पास थोड़ी अक्ल है, लेकिन वो अभी बच्चा ही है और जल्दबाजी करता है, वरना वो खुलेआम पहरेदारों को चोट न पहुंचाता और तुम्हें मुश्किल में न डालता। वो अंदर से गुस्से में था और ये स्वाभाविक है। जब किसी को जीनियस कहा जाता है और अचानक उसे साधारण बना दिया जाए तो क्लैन पर गुस्सा होना सामान्य बात है। असल में वो बहुत बचकाना है। देखो, लिकर वर्म को छिपाने की कोशिश कर रहा था। लिकर वर्म कैसे छिप सकता है? वो अभी परिपक्व नहीं है, मासूम है। उसे किसी डरावने राक्षस की तरह मत देखो। विजडम गू से तुलना करना तो मैं भी उसे बहुत ऊपर उठा देता हूँ। उसके पास बस थोड़ी समझ है, असली ज्ञान और गहरी बुद्धि की कमी है। अगर वो चुपचाप मिडिल स्टेज तक पहुंच जाता और क्लास चेयरमैन की कुर्सी खुशी से ले लेता तो वो सचमुच गहरे दिमाग वाला होता। क्लैन लीडर, आपका मतलब? एकेडमी एल्डर ने भौहें चढ़ाईं। मेरा मतलब यह है कि फैंग युआन क्लान से नाराज है। उसे अपना गुस्सा निकालने दो। एक चींटी हाथी पर थूक दे तो क्या हाथी पर फर्क पड़ेगा? गुस्सा दबाना नहीं चाहिए, उसे निकलने देना चाहिए। जब वो निकल जाएगा तो वो खुद क्लान में घुल मिल जाएगा। हमारा गू युए क्लान पहली पीढ़ी से लेकर आज तक 1000 साल से खड़ा है। अनगिनत लोग क्लान से असंतुष्ट रहे, लेकिन क्या कभी किसी ने क्लान को पलट दिया? एक क्लान सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस पर नहीं टिका रहता, उसमें खून का रिश्ता और अपनापन भी होता है। रेंजू ने रूल्स और रेगुलेशन से विजडम को पकड़ना चाहा। न सिर्फ वो हारा, बल्कि उसने विजडम को रूल्स और रेगुलेशंस बता दिए। इस कहानी में गहरा संदेश है। नियम तो निर्जीव हैं, लेकिन इंसान जीवित हैं और रिश्ते गहरे हैं। अगर तुम सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन से लोगों को बांधोगे तो उनसे नफरत ही बढ़ेगी और फैंग युआन क्लान से और दूर होता जाएगा। फैंग युआन सिर्फ सी ग्रेड है। अगर किस्मत साथ दे भी तो दशकों बाद एक छोटे स्तर का एल्डर बनेगा, लेकिन फिर भी वो गू युए फैंग झेंग का जुड़वा भाई है। समझे? समझ गया। गू युएबो की आखिरी बात सुनकर एकेडमी एल्डर तुरंत जागरूक हो गया। हाँ, अगर एक परिवार में सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस हों तो वो निर्जीव वस्तुओं का ढेर है, लेकिन अगर खून का रिश्ता जोड़ दो तो वो जिंदा हो जाता है। गू युएबो ने सिर हिलाया और कहा, और एक और बात जिसे मैं चाहता हूं तुम याद रखो। कृपया मुझे समझाइए सर क्लैन एल्डर। गू युएबो ने खिड़की से बाहर चांद की ओर देखते हुए कहा, समंदर हजारों नदियों का पानी समेट लेता है। वो बड़ा है क्योंकि उसकी छाती विशाल है। इंसान भी वही महान है जो औरों को सह सके और माफ कर सके। इसे याद रखना और अब जाओ। जी क्लैन लीडर सर, आपका अधीनस्थ विदा लेता है, एकेडमी एल्डर ने कहा और हॉल से निकल गया। आज की रात का चांद कुछ ज्यादा ही गोल लग रहा था। मूनलाइट पूरे क्विंग माओ माउंटेन पर ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने महीन मलमल का कपड़ा ओढ़ा दिया हो। वो ट्रेजर ब्रास टोड हर छलांग में 100 मीटर का फासला तय करता था। उसके कूदने का तरीका ही ऐसा था कि संकरे और खड़ी पहाड़ी रास्ते भी उसकी राह में रुकावट नहीं बनते थे। जियाफू और उसके साथी ट्रेजर ब्रास टोड की पीठ पर बैठे हुए थे। गू युए विलेज से निकलने के बाद वे फिर से व्यापारी काफिले की दिशा में बढ़ रहे थे। तेज हवा कानों के पास सीटी बजाती निकल रही थी। उनकी नज़र भी टोड की ऊंच नीच छलांगों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। मूनलाइट सबके चेहरों पर पड़ रही थी और सबके चेहरे गंभीर थे, लेकिन जियाफू का चेहरा तो बर्फ जैसा ठंडा था। कुछ देर बाद एक करीबी अधीनस्थ इस भारी माहौल को सह न सका और उसने धीरे से जियाफू से पूछा, मास्टर अब हम क्या करने वाले हैं? जिया जिन शेंग की मौत हो गई है। जब आप वापस लौटेंगे तो ओल्ड मास्टर को क्या जवाब देंगे? क्या हमें पहले से कोई बलि का बकरा ढूंढ लेना चाहिए? जियाफू ने सिर हिलाया, लेकिन सीधा जवाब देने से बचा। उसने कहा, क्या तुम रेंजू की कहानी जानते हो? वो अधीनस्थ हैरान रह गया। इस जवाब की उसने उम्मीद ही नहीं की थी, इसलिए तुरंत कुछ कह नहीं पाया। जियाफू ने आगे कहा, रेंजू के पास रूल्स और रेगुलेशन गू था। उससे वो दुनिया के सारे गू को पकड़ सकता था। उसे ताकत मिली लेकिन बुद्धि खो दी। उस समय उसके जाल में 3 गू और बचे थे। जब उसने देखा तो वो एटीट्यूड गू, बिलीफ गू और सस्पिशन गू थे। रेंजू इन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उन तीनों ने शर्त रखी। जाल खुलते ही वे 3 अलग अलग दिशाओं में भागेंगे और जिसे रेंजू पकड़ लेगा वही वश में होगा। अंदाजा लगाओ, रेंजू ने किसे पकड़ा? वफादार अधीनस्थ ने सोचा और बोला, शायद एटीट्यूड गू। क्या तुम जानते हो क्यों? जियाफू ने पूछा। अधीनस्थ ने सिर हिलाया। जियाफू हंस पड़ा, क्योंकि एटीट्यूड ही सब कुछ है। चाहे पिता मुझ पर विश्वास करें या शक करें, लेकिन मैंने अपना एटीट्यूड दिखा दिया है। जिया जिन शेंग गायब हुआ और मैंने तुरंत काफिले में जांच शुरू कर दी। सुराग मिलते ही बिना रुके मैं गू युए क्लान तक जा पहुंचा। वहां पर मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उनसे सीधे पूछताछ की। मैं तो बैठा तक नहीं और फैंग युआन की बात साबित करने के लिए रैंक 4 बैम्बू जेंटलमैन तक का इस्तेमाल कर लिया। अब जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं ढेर सारा पैसा खर्च कर डिवाइन इन्वेस्टिगेटर को बुलाऊंगा। टाइलेंग शू को न्योता दूंगा कि वो इस मामले की जांच करे। चाहे जिया जिन शेंग जिंदा हो या मर गया हो, लेकिन एक भाई के तौर पर मैंने वो सब कर दिया जो मुझे करना चाहिए था। मेरा एटीट्यूड ही सब कुछ दिखाता है। मैंने पहले ही सोच लिया था कि हमें किसी स्केपगोट की जरूरत नहीं है। हमें ईमानदारी से लौटना है, क्योंकि इस मामले में मेरी कोई गलती नहीं है।
अगर हम स्केपगोट ढूंढते हैं तो ये जियागी का जाल भी हो सकता है। अगर मैं एक स्केपगोट ढूंढ सकता हूं तो वो भी किसी को ढूंढकर मेरे खिलाफ केस पलट सकता है। उसका अधीनस्थ चौंक गया और बोला, मास्टर, क्या आप सच में सोचते हैं कि यंग मास्टर जियागी ही इसके पीछे मास्टरमाइंड है? और कौन हो सकता है जो इतनी सफाई से ये सब करे? जियाफू का चेहरा मरोड़ गया और आंखों से गुस्सा भड़क उठा। पहले मैं खून के रिश्ते के बारे में सोचता था, इसलिए मैंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब वो इतना चालाक निकला तो मैं भी उसे आंख के बदले आंख चुकाऊंगा। अब मुझे बेशर्मी का इल्जाम मत देना। उसे ये नहीं पता था कि दूर किसी पहाड़ी से दो आंखें उसे चुपचाप देख रही थीं। फैंग युआन पहाड़ी पर खड़ा चुपचाप ये सब देख रहा था। आज का नज़ारा वाकई बहुत शानदार था। सोने की थाली जैसा गोल चांद रात के आसमान में ऊंचाई पर चमक रहा था, जिसकी रोशनी से पूरी धरती जगमगा उठी थी। करीब की हरी भरी पहाड़ियां घने पेड़ों से ढकी हुई थीं। मैन माउंटेन के चीड़ और सरों के पेड़ और किंग माओ माउंटेन की हरी बांस जैसी लंबी झाड़ियां गुच्छों में उग रही थीं। गहरे हरे रंग की नदी सी परत ऊपर से नीचे तक ढलान पर बिछी थी। दूर दूर तक पहाड़ियां फैली थीं, मूनलाइट में गहरी काली छाया जैसी लग रही थी। टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ी रास्ता बकरी की आंत जैसा लग रहा था, जो कभी जंगलों में छिप जाता और फिर आगे निकलता चला जाता। जियाफू और उसका दल ट्रेजर ब्रास टोड पर बैठे उस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे टोड छलांगे लगाता गया, उनकी परछाइयां पेड़ों के बीच गायब हो गईं। हालांकि पहाड़ का ऊबड़ खाबड़ इलाका ट्रेजर ब्रास टोड की रफ्तार नहीं रोक सकता था, लेकिन जियाफू बिना सोचे समझे सीधे किंग माओ माउंटेन को काटकर नहीं जा सकता था। अगर वो किसी राक्षस झुंड से टकरा जाता तो रैंक 4 कल्टीवेशन होते हुए भी बच नहीं पाता, इसलिए पहाड़ी रास्ते पर चलना ही सही रास्ता था। अभी कुछ समय पहले फैंग युआन इसी पहाड़ी पर छाता लिए खड़ा काफिले को विदा कर रहा था, लेकिन अब वो फिर यहाँ खड़ा जियाफू को जाते हुए देख रहा था। जियाजिन शेंग को मारने से पैदा हुआ झंझट आखिरकार सुलझ गया। फंग युआन की आंखें गहरी और ठंडी थीं, लेकिन दिल पूरी तरह शांत था, जैसे सुकून की लहर हो। जिस रात जियाजिन शेंग को मारा, उसी से वो लगातार सोच रहा था कि कैसे सारे सिरों को बांधा जाए। उसे अच्छी तरह पता था कि बिना कोई आधार और सहारा मिले अगर सच्चाई खुल जाती तो गुयुए क्लान उसे जरूर बलि का बकरा बना देता, लेकिन अगर वो यूं ही छिपाता रहता तो सच कभी न कभी सामने आता ही। अच्छा, झूठ वही होता है जिसमें सच भी मिला हो और झूठ भी। सच में थोड़ा झूठ और झूठ में थोड़ा सच। उसने मुसीबत का रुख कहीं और मोड़ दिया। ये पूरा मामला शतरंज की तरह था। एक तरफ जियाफू का काफिला और दूसरी तरफ गुयुए क्लैन। इसमें गुयुए बो हो या अकेडमी एल्डर या खुद जियाफू, सब मोहरे थे, बल्कि फैंग युआन भी एक मोहरा ही था। अपने मोहरे को बचाने के लिए उसे दोनों तरफों को भिड़ाना पड़ा और उनके बीच से रास्ता ढूंढना पड़ा। कुछ दिन पहले ही उसने योजना बनाना शुरू कर दिया था। पहले उसने उन दोनों गार्ड्स का इस्तेमाल कर अकेडमी में एल्डर के सामने एक अच्छा नाटक किया। फिर लिकर वर्म की सच्चाई छुपा ली और क्लांसमैन की जिज्ञासा भड़का दी। ध्यान खींचा और बड़े लोगों की नज़र अपने ऊपर डलवा दी। साथ ही अकेडमी एल्डर को गुप्त जांच करने का मौका दिया। उसके बाद उसने अपने सहपाठियों से उगाही की और क्लैन के प्रति अपनी बेबाकी, गुस्सा और असंतोष जताया। ऊपरी लोगों को अपनी कमजोरी दिखा दी। फिर उसने दिनों का हिसाब लगाया और जियाफू का इंतजार किया। पूछताछ के समय उसने अपनी कमजोरी और डर दिखाया, जिससे वो सबको अपनी सोच के हिसाब से चलाने में सफल रहा। अंत में उसने गुयुए क्लैन और जियाफू के बीच के टकराव का इस्तेमाल कर दिया और अकेडमी एल्डर जो उस पर शक करता था वही उसका गवाह बन गया। बैम्बू जेंटलमैन तो अचानक हुई घटना थी, लेकिन वो भी रैंक 4 गू था और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की आभा में वही फैंग युआन का सबसे बड़ा सबूत बन गया। आखिर में उसने न सिर्फ लिकर वर्म की कहानी सही ढंग से समझाई, बल्कि सारा दोष निर्दोष जियागी पर डाल दिया और खुद बिल्कुल सुरक्षित बच निकला। अकेडमी एल्डर को पीछे रोक लिया गया। लगता है गुयुए बो अकेडमी के मामलों में दखल देगा और मेरे ऊपर जो दबाव बनाने का प्लान था उसे हटा देगा। उसकी प्रकृति भी यही कहती है, लेकिन उसका असली निशाना मैं नहीं, शायद फैंग जेंग है। वैसे भी मैंने इस मामले को उछालकर ऊपरी लोगों का ध्यान खींचा था। अगर गुयुए बो सामने न भी आए तो गुयुए मो चैन और चिलियान जैसे लोग अपनी इज्जत बचाने आएंगे ही। जहां तक जियाफू का सवाल है, वो अब पक्का मान चुका होगा कि जियागी ही दोषी है। अब उसके दिल में बदले की आग जल रही है। मैं तो मजे से देख रहा हूं। मेरे दखल के कारण उनका भाईचारा अब दुश्मनी में बदलेगा। देखना है कि वो गू मास्टर प्रतियोगिता भी आगे खिसकती है या नहीं। ओह हाँ, और वो डिवाइन इन्वेस्टिगेटर टाई लेंग शू, हाँ, राइचस पाथ का नामी आदमी है, लेकिन काम के बोझ में डूबा हुआ है। उसे बुलाना आसान नहीं। जियाफू अपनी एटीट्यूड दिखाना चाहता है, इसलिए उसे बुलाएगा, लेकिन ये काम जल्दी नहीं होगा। कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। 2-3 साल बाद मैं रैंक 2 या 3 कल्टीवेशन तक पहुंच जाऊंगा। तब जिंदगी का नज़ारा ही अलग होगा। रात की ठंडी हवा पहाड़ों से आई, ताजगी और खुशबू से भरी हुई। फैंग युआन ने गहरी सांस ली और खुद को और हल्का महसूस किया। उसकी नज़र दूर तक गई। खुले पहाड़ बेहद खूबसूरत दिख रहे थे, मूनलाइट में शांत और शुभ लग रहे थे।
चमकता चांद चीड़ के बीच झांक रहा था, साफ झरना पत्थरों पर बह रहा था। फैंग युआन ने धीरे से धरती की एक कहावत याद करते हुए कहा, एक बार बंदरों का झुंड चांद को पकड़ना चाहता था। उन्होंने कुएं में चांद का प्रतिबिंब देखा और सोचा कि ये असली चांद है। पीछे वाला बंदर आगे वाले की पूंछ पकड़ता गया और आखिर में सबसे आगे वाला बंदर पानी तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पानी लहराया और चांद गायब हो गया। इस दुनिया के लोग भी ऐसे ही हैं। वो चांद का प्रतिबिंब देखते हैं और उसे असली समझते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो कुएं का चांद है या उनकी आंखों का चांद या उनके दिल का चांद। इस जिंदगी में मैं असली चांद बनना चाहता हूँ। पहाड़ों और हेवेंस के ऊपर उठकर, बादलों और समुद्र से खेलते हुए, अनंत काल तक चलते हुए अंधेरे में सबसे ऊपर चमकना चाहता हूँ। फैंग युआन की आंखें बिल्कुल साफ थीं, उनमें हरे पहाड़ों की सुंदरता झलक रही थी। पहाड़ी पर एक दुबला किशोर खामोशी से खड़ा था। आसमान में सुनहरी थाली जैसा चांद लटका हुआ था। वो प्राचीन काल से यूं ही आसमान में घूमता आया है और उसकी रोशनी में किशोर की परछाई पत्थरों पर हल्की सी झलक रही थी। गर्मी की शुरुआती रात का आसमान बड़ा ही खूबसूरत था। आसमान में एक भी बादल तैरता नजर नहीं आ रहा था और तारे किसी क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। उनकी रोशनी दिल को छू लेने वाली थी। चंदन की झींगुरें मैदान में उतर आई थीं और उन्होंने ड्रैगन पिल झींगुरों की जगह ले ली थी। घास के झुरमुटों, नालों और पेड़ों की डालियों पर बैठकर वे अपनी भावुक धुनें गा रही थीं। गूंज हुए विलेज सितारों से सजे आसमान की तरह जगमगा रहा था। गहरे हरे रंग के बांस से बने घर एक एक कर रात की हवा में खड़े थे और तारों की छतरी के नीचे सब कुछ बेहद शांत और सुकून भरा लग रहा था। लेकिन इस समय फैंग युआन विलेज में नहीं था। वो चुपके से चट्टानों की दरारों के बीच छिपी सीक्रेट गुफा में घुसा हुआ था। वो आधा घुटनों के बल झुका, उसका हाथ इमेज वॉल को सहला रहा था और उसकी हथेली से नीले रंग की मूनलाइट निकल रही थी। अब उस इमेज वॉल पर पहले वाला दृश्य बिल्कुल गायब हो चुका था। वो आसपास की बाकी पत्थर की दीवारों जैसी ही दिख रही थी। अगर फैंग युआन को इसकी जगह याद न होती तो भला और कौन जानता कि इसी दीवार के पीछे फ्लावर वाइन मंक की स्ट्रेंथ इनहेरिटेंस छिपी हुई है। करीब 1 महीने पहले की रात ये इमेज वॉल बदल गई थी और फ्लावर वाइन मंक का सीक्रेट ठिकाना सामने आया था। शुरू में दीवार पर एक दृश्य उभरा जिसमें फ्लावर वाइन मंक खून से लथपथ था, लेकिन उसने ऐलान किया था कि वो अपनी इनहेरिटेंस छोड़ रहा है। इसके बाद खून से लिखी एक पंक्ति उभरी जिसमें संकेत दिया गया कि इमेज वॉल को तोड़ो तब केव का रास्ता खुलेगा। फिर वो शब्द गायब हो गए और इमेज वॉल का फोटो ऑडियो गू खत्म हो गया, जिसके बाद दीवार फिर से सामान्य हो गई। हालांकि फैंग युआन को इस इनहेरिटेंस का पता चल गया था, लेकिन उसे खोजने का समय नहीं मिला। वो घटना अचानक हुई थी और उस रात उसे जिया जिन शेंग को मौके पर ही मारना पड़ा था। फिर सबूत मिटाने में भी व्यस्त रहा। आने वाली पूछताछ से बचने के लिए उसने विलेज के अंदर ही अपनी गतिविधियां सीमित कर ली थीं। करीब 10 दिन बाद जब जियाफू विलेज छोड़ चुका था और एकेडमी एल्डर ने अपनी जांच बंद कर दी थी, तब जाकर ध्यान कम हुआ और फैंग युआन फिर से इस केव में लौट पाया। उसकी अपर्चर में हरे तांबे का सागर घट रहा था, क्योंकि वो अपनी प्राइमेवल एसेंस को दाएं हाथ की मूनलाइट गू में उंडेल रहा था। मूनलाइट गू से हल्की रोशनी निकल रही थी और वो लगातार झिलमिला रही थी। उसकी रोशनी के असर से चट्टान की दीवार धीरे धीरे छू रही थी और बारीक पाउडर जैसी धूल जमीन पर गिर रही थी। यही तरीका फैंग युआन ने गैम्बलिंग रॉक्स खोलने के लिए भी इस्तेमाल किया था। पत्थर तोड़ने के मुकाबले ये तरीका थोड़ा ढीला था, लेकिन इस मोटी चट्टान को तोड़ने में ये कुछ ज्यादा ही नरमी भरा लग रहा था। ये अब छठा दिन था जब फैंग युआन मूनलाइट गू से चट्टान की दीवार छू रहा था। जमीन पर गहरे लाल रंग की मोटी धूल का ढेर लग चुका था। सामान्य तौर पर किंग माओ माउंटेन की मिट्टी हरी होती थी, लेकिन यहाँ की मिट्टी अजीब तरह की लाल थी और हल्की चमक बिखेर रही थी। खैर, इसी रोशनी की वजह से फैंग युआन को मशाल की जरूरत नहीं पड़ी। शक से बचने के लिए उसने कोई औजार इस्तेमाल नहीं किया। स्टील की हथौड़ी या पिकैक्स दीवार तोड़ने के लिए कहीं बेहतर थीं, लेकिन अगर वो उनका इस्तेमाल करता तो दीवार टूटने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज जाती। बाहर वालों तक हल्की या तेज आवाज़ पहुंचे, ये सोचना भी फैंग युआन को मंजूर नहीं था। वो जानता था कि जीत या हार का फैसला अक्सर बारीकियों पर होता है। उसके लिए सतर्क रहना कोई गुण नहीं बल्कि आदत थी। पिछले जन्म में वो लापरवाह रहा था और इसकी बड़ी कीमत चुकाई थी। कहते हैं उम्र बढ़ने पर लोग डरपोक हो जाते हैं, लेकिन असल में ये डरपोकपन नहीं बल्कि धैर्य भरी सतर्कता होती है। 500 साल के अनुभव ने उसके भीतर ये सतर्कता गहराई से बिठा दी थी। गहरी सांस खींचकर फैंग युआन ने अपनी प्राइमेवल एसेंस का प्रवाह रोक दिया। वो थककर जमीन पर बैठ गया। उसने आधे आदमी की ऊंचाई वाली इमेज वॉल से करीब 3 इंच मोटाई छू दी थी। उसने पसीना पोंछा और कंधे हिलाकर पैरों को सीधा कर खिंचाव लिया। लंबे समय तक बैठने की वजह से पैरों में सुन्नपन भर गया था। टक टक टक, फैंग युआन ने अपनी उंगलियों से दीवार पर दस्तक दी। आवाज सुनकर वो मन ही मन खुश हुआ। उसे लगा दीवार अब पतली हो रही है। आंखें मूंदकर मेडिटेटिंग करते हुए उसने अपनी अपर्चर का हाल फिर से जांचा। हरे तांबे का प्राइमेवल एसेंस अब 20% से भी कम बचा था और मेहनत करनी होगी।
दांत भींचते हुए फैंग युआन ने फिर से दाएं हाथ को दीवार पर रखा। पानी जैसे नीले मूनलाइट ने करीब 15 मिनट तक चमक बिखेरी। अचानक उसने हाथ खींच लिया और देखा कि दीवार में अब एक छोटा छेद हो गया है। वो तुरंत खड़ा हुआ और जोर से लात मारी। गर्जना जैसी आवाज हुई और छेद बड़ा होकर बांस की टोकरी जितना चौड़ा हो गया। फैंग युआन सावधानी से कुछ कदम पीछे हटा। छेद से बासीपन की लहर निकल रही थी और गुफा में भर रही थी। गुफा में हवा का आना जाना अच्छा नहीं था, उसने सोचा और पहले बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब लौटा तो हवा थोड़ी ठीक थी। फिर उसने छेद को और बड़ा करना शुरू किया। कभी मूनलाइट गू का इस्तेमाल किया, कभी हाथों से खोदा या पैरों से मारा। आखिरकार छेद इतना बड़ा हो गया कि वो खुद उसमें घुस सके। छेद से झांकने पर अंदर एक ढलाननुमा रास्ता दिखाई दिया। शुरू में रास्ता संकरा था और सिर झुकाकर ही जाना पड़ता था, लेकिन आगे जाकर वो चौड़ा हो रहा था और सीधा खड़े होकर चला जा सकता था। गुफा की दीवारें अजीब लाल रंग की मिट्टी की बनी थीं, जो हल्की चमक बिखेर रही थीं। इसी वजह से अंदर का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन रास्ता इतना लंबा था कि नज़र के पार चला गया और फैंग युआन को अंत दिखाई नहीं दिया। वो गुफा के दरवाजे पर खड़ा रहा और तुरंत अंदर नहीं घुसा। वो आंखें सिकोड़कर गहराई से सोचने लगा। स्ट्रेंथ इनहेरिटेंस लेगेसी इनहेरिटेंस से अलग होती है। लेगेसी तब होती है जब कोई गू मास्टर मर जाता है और अपने सामान पीछे छोड़ देता है। जो पाता है उसे उसकी लाश पर सब मिलता है। लेकिन स्ट्रेंथ इनहेरिटेंस तब होती है जब कोई गू मास्टर मरने के करीब होता है और वो चाहता है कि उसकी विरासत मिटे नहीं, या फिर वो भविष्य की पीढ़ियों को लाभ पहुंचाना चाहता है, तो वो विशेष परीक्षाएं छोड़ता है। फ्लावर वाइन मंक का उदाहरण लें तो उसने ये इनहेरिटेंस खास मकसद से बनाई थी, ताकि कोई बदला लेने वाला तैयार हो और गू युए क्लैन से प्रतिशोध ले। अगर कोई उन परीक्षाओं को पार कर ले तो उसे तरह तरह के फायदे मिलते, और जो अंतिम परीक्षा पार कर लेता वही पूरी स्ट्रेंथ इनहेरिटेंस हासिल करता। 2 धाराओं में इनहेरिटेंस बांटी जाती है, राइचस और डेमोनिक। राइचस इनहेरिटेंसेस अक्सर बेहद सुगढ़ ढंग से बनाई जाती हैं, जो व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र की परीक्षा लेती हैं। असफल होने वालों के लिए कोई जानलेवा खतरा नहीं होता। लेकिन डेमोनिक इनहेरिटेंस बहुत जटिल होती है। द EMONIC कल्टिवेटर्स अक्सर पागलपन की हद तक जुनूनी, निर्दयी या खूनी होते थे। कुछ इनहेरिटेंस में मन की परीक्षा होती, जिनमें निर्णय इतने उलझाऊ होते कि लोग सोच में ही डूब जाते। कुछ में बस एक गुप्त कक्ष होता जिसमें गू वर्म्स और प्राइमिवल स्टोन्स भरे रहते। कुछ इनहेरिटेंस इतनी क्रूर होती कि असफल होने पर मौत निश्चित थी, और कुछ तो धोखे की हद तक खतरनाक होती, पूरी इनहेरिटेंस ही एक जाल बनाकर छोड़ दी जाती। मरने से पहले भी ऐसे कल्टिवेटर्स दूसरों को अपने साथ गिराना चाहते। तो आखिर फ्लावर वाइन मंक की इनहेरिटेंस किस तरह की होगी? फैंग युआन गहराई से सोचने लगा। पिछले जन्म की यादों के कारण उसे कई मशहूर डेमोनिक इनहेरिटेंसेस का पता था, लेकिन ये वाली उसके जीवन काल में किसी ने खोजी ही नहीं थी, इसलिए वो अनजान था। देखा जाए तो जाल होने की संभावना कम है, वरना फ्लावर वाइन मंक ये इमेज वॉल डिज़ाइन ही क्यों करता। लेकिन फिर भी क्या कोई छिपा हुआ यंत्र है? फैंग युआन ने एक पत्थर उठाया और गुफा में फेंक दिया। पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे चला गया और फिर टकराने की आवाज़ें गूंजती रहीं। वो गहरे विचार में डूब गया। पत्थर से की गई जांच ने दिखाया कि रास्ता सुरक्षित है, लेकिन वो तुरंत अंदर नहीं गया। उसने पहले पत्थर की धूल उठाकर गुफा के दरवाजे और बाहर की दरारों पर छिड़क दी। फिर वो दरार से निकलकर बाहर आ गया। नदी से कुछ 100 मीटर दूर एक छिपी झाड़ी में उसने बांस की बोतल में रखा हरा शराब निकाला। मुहर खोलकर उसने एक बड़ा घूंट लिया और थोड़ा शराब जानबूझकर कपड़ों पर गिरा दी, ताकि उसके शरीर से शराब की गंध आए। शराब साथ लेकर वो वापस विलेज पहुंचा, और जब स्कूल हॉस्टल पहुंचा तो ठीक आधी रात थी। अगर वो रात को अक्सर बाहर न जाता तो लोगों को शक होता, इसलिए ये तरीका बेहतर था कि रात को जल्दी निकले और देर से लौटे। लेकर वो मिलने के वक्त भी उसने यही तरीका अपनाया था, इसलिए अब उसका ऐसा व्यवहार किसी को अजीब नहीं लगा। तारे ढल गए और सूरज उगा, रात खामोशी में बीत गई। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।